ओके, लास्ट टाइम का रिवाइज किया फेडरलिज्म वाला चैप्टर? नहीं किया? किया पूरा? हाँ, फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास। ओके, किया रिवाइज पक्का? नहीं किया? किया? फिर वही लेकर आया। प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट। चलो ठीक है। नाउ आफ्टर द फेडरलिज्म, ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इट इज अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस। ठीक है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन इंडिया, ये उसके रिगार्डिंग है। तो अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े, राइट, वी यूजुअली डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब प्रोविजंस किसके रिगार्डिंग था? लाइक वी डिस्कस कि इंडिया में कैसे क्या फॉर्म होती है, एग्जीक्यूटिव्स कैसे फॉर्म हो रही है, इंडिया में जो लेजिस्लेचर है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, पावर क्या है किसकी, पावर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इन सारी चीजों को अल्टीमेटली लिखा कहां गया है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इवन हमने जब अपना स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था विद द मीनिंग ऑफ दैट ओनली कि व्हाट वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रूल बुक, इट्स अ काइंड ऑफ फिलॉसफी जिसके बेसिस पे किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। दैट इज कॉल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अब अगर किसी भी कंट्री में एक डॉक्यूमेंट बन रहा है दैट इज द, ठीक है, अ रूल बुक जिसपे कंट्री का गवर्नेंस चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आज से 75 इयर्स पहले जो रूल बुक फ्रेम किया गया था वो सारे रूल आज भी एज इट इज रिलेवेंट होंगे क्या? नहीं। ठीक है, लेट्स से जब भी हम बात करते हैं टर्म की, प्राइवेसी, ठीक है, इवन इफ यू स्टिल सी जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जनरेशन में कभी ये टर्म सुना है क्या रिगार्डिंग टू प्राइवेसी और समथिंग? नहीं। दिस इज समथिंग जिसकी बात आज हम करते हैं इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, मतलब ये कि भाई प्राइवेसी जो कभी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इशू था ही नहीं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो फंडामेंटल राइट भी नहीं रहा होगा ना, राइट टू प्राइवेसी जिसको आज हम एंजॉय करते हैं। ठीक है, कि भाई राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या ये बिगिनिंग से था क्या? नहीं, उस टाइम पे कोई इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो 2017 में ऐड किया गया, किसको? राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और रिमेंबर इन द नेचर कोई भी चीज कंप्लीटली स्टैग्नेंट होती है क्या? नहीं, हर एक चीज को इवॉल्व करना होता है। सो विद द सिचुएशन इवन कंट्री का जो रूल बुक है इवॉल्व करना पड़ेगा उसको भी। राइट, नाउ इमेजिन करो अगर इवॉल्व करे ही ना वो रूल बुक, वो क्या हो जाएगा? आउटडेटेड। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आउटडेटेड हो जाएगा तो उसका रेलेवेंस रहेगा वहां पे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इंडिया में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट कैसे बनाया? क्या बनाया? डायनेमिक डॉक्यूमेंट। और किसी भी डॉक्यूमेंट को डायनेमिक करना है मतलब भाई आपको उसके अंदर स्कोप रखना पड़ेगा, किसका? स्कोप ऑफ चेंज। समझ में आया कि भाई अगर प्राइवेसी जो पहले फंडामेंटल राइट नहीं था और कब बना? 2017 में क्या बन गया? फंडामेंटल राइट। ठीक है, कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज राइट टू प्राइवेसी क्या माना गया? एक फंडामेंटल राइट। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज स्कोप ऑफ चेंज। ठीक है, भले ही ये कोई पार्लियामेंट में बिल नहीं आया था, इट वॉज बाय द जुडिशरी, इट वॉज बाय द, कि उन्होंने इंटरप्रिटेट किया कि राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट। लेकिन वही बात है ना, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट कब कर पाया? जब उनके पास क्या था? वो स्कोप ऑफ चेंज, स्कोप ऑफ चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे वो जुडिशरी हो चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, इन दोनों को वो स्कोप ऑफ चेंज मिला हुआ है। किसके रिगार्ड्स में? रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यही रीजन है जिस कारण से व्हाई वी कॉल दिस डॉक्यूमेंट ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि जो आज के टाइम पर भी उतना ही रिलेवेंट है जब जितना रिलेवेंट था ये 1949 में जब बन के डॉक्यूमेंट आया था। राइट, और डॉक्यूमेंट अपने आप में रिलेवेंट बना नहीं, हमने रिलेवेंट बनाया। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी
kept this document relevant till today. अदरवाइज नहीं पॉसिबल था. बिकॉज तुम देखो कंट्रीज लाइक नेबरहुड हमारा पाकिस्तान, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिक पाई नहीं. मतलब ये मानो इंडिपेंडेंस साथ में हुए थे हम सब, 1958 से वहां पे क्या है, मिलिट्री रूल. क्या है, मिलिट्री रूल. और लिखा क्या संविधान में उनके कि वहां पे क्या रहेगा, डेमोक्रेसी. लेकिन वो डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाया वहां पे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्लॉ कहां पर होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है. इवन वी हैव सीन दोस कंट्रीज जिनका कॉन्स्टिट्यूशन 5 से 6 बार चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा, नॉट 1-2 एलिमेंट, एंटायर. लाइक फ्रांस में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, 1791 के आसपास, और तब से लेकर 1950s तक इन्होंने 6 बार चेंज किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन. कितनी बार, 6 टाइम्स. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या ट्रेंड शो कर रही हैं कि यार उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो फ्लॉज रहे होंगे, जिस कारण से डिमांड रेज हुआ होगा. भाई लोगों ने डिमांड किया होगा ना वहां पे, भाई वी नीड दीज प्रोविजंस, हमको ये राइट्स चाहिए. और जो डॉक्यूमेंट में वो राइट्स मेंशन नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंट डेफिनेटली, वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आउटडेटेड, और एक नए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हमेशा. बट इन द केस ऑफ इंडिया, हम आजाद हैं लास्ट 76 ईयर से, और संविधान लागू हुए 72 ईयर्स हमारे यहां पे हो चुका है. चेंज हुआ डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा, उसमें चेंजेस हमने किया है, लेकिन रिप्लेस किया कभी इसको नहीं. और रिप्लेस नहीं हो पाया. इवन इंडिया की डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई. अगर तुम कंपेयर करो विद द फ्रांस के कंपेयर में हमारे यहां पे इवन डाइवर्सिटी भी काफी हाई है, और उसके बाद भी 72 ईयर से यही हम सेम डॉक्यूमेंट फॉलो किए जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे जो मेन रीजन जिसने कंट्रीब्यूट किया वो क्या था, एज यूजुअल स्कोप ऑफ चेंज. ठीक है, तो आज हमें पूरे सेशन के अंदर इसी स्कोप ऑफ चेंज को समझना है. ठीक है, कि एग्जैक्टली ये स्कोप ऑफ चेंज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट, इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट. देखो जो बात थी अबाउट जुडिशरी वो डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी. हालांकि यहां पर भी आने वाला है कि उनका भी रोल है यहां पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी आए जो पूरे के पूरे जो वैल्यूज है उनको ही चेंज कर दे. तो ना स्कोप ऑफ चेंज जो दिया हुआ है उसका मिसयूज भी पॉसिबल है, और हुआ भी है इंडिया में. हम पढ़ेंगे भी आगे, तो एक आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट. कौन सा, उसमें इतने चेंजेस थे कि उसको नाम ही दे दिया गया कि वो अमेंडमेंट ही अपने आप में क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दे दिया गया. 50+ चेंजेस विथ 1 अमेंडमेंट. तो लोगों ने ट्राई किया. जब भी गवर्नमेंट्स बहुत स्ट्रांग आई, मतलब जिनके पास दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में अच्छी मेजॉरिटी थी, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू चेंज द प्रोविजंस. लेकिन कर पाए क्या, नहीं. तो फिर वहां पे हम बात करेंगे कि उस कॉन्टेक्स्ट में किसने इंटरवीन किया, जुडिशरी ने, स्पेशली योर सुप्रीम कोर्ट. तो इस स्कोप ऑफ चेंज को एक्सरसाइज करना हो या उस स्कोप ऑफ चेंज के मिसयूज को रोकना हो, ये दोनों ही एस्पेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, जहां पे हम पूरा अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे. और रिमेंबर, वर्ल्ड का ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कंप्लीटली क्या हो, रिजिड, 100% रिजिड, नॉट पॉसिबल. सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें क्या है, स्कोप ऑफ चेंज, बट डिग्री वेराई करती है उसकी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू यूएस, ठीक है, यूएस में अमेंडमेंट करना इज डिफिकल्ट. और ये मानो भाई उनका लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में, तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ कितना अमेंडमेंट्स हुए, 27 अमेंडमेंट. इंडिया 73 इयर्स में 100+ क्रॉस कर चुके हैं हम. तो हाँ, डिफरेंस पता है बिटवीन अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग चीजें हैं. 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 6 साल वॉर चला, 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ,
और 1787 उनका ये डॉक्यूमेंट बाहर आया। राइट तो एक एग्जाम्पल कौन है? यूएस। ठीक है, देखो यूएस में इतना रिजिड क्यों रखा गया है ना, बिकॉज यूएस में क्या है? फेडरलिज्म। क्या है वहां पे? फेडरलिज्म, क्योंकि वहां पे स्टेट के राइट ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बने, जैसे भी आजकल आ रखा है कौन, ट्रम्प भाई साहब, कि कुछ ऐसा चेंजेस करवा दे, मतलब किसको बोल के, कांग्रेस को बोल के वहां की, कि पूरा नेचर ही चेंज हो जाए। तो वहां पे एक्सट्रीम फॉर्म का फेडरलिज्म है, इसलिए वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास अमेंडमेंट की पावर्स भी क्या है? बहुत ही लिमिटेड। वेयर एज यू हैव वन मोर कंट्री, ब्रिटेन, जहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि अमेंडमेंट हुए कितने अभी तक, अनरिटन है। ठीक है, और साथ साथ वो कंट्री कैसी है? यूनिटरी कंट्री है वो। क्या है? यूनिटरी। वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वहां फेडरलिज्म एब्सेंट है। तो उनके लिए अमेंडमेंट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। उनको वो स्टेट्स के राइट्स, फेडरलिज्म वो देखना ही नहीं है कुछ। तो वहां पे अमेंडमेंट का प्रोसेस एकदम इजीएस्ट, यूएस में एकदम डिफिकल्ट। व्हाट इंडिया डिड, हमने फॉलो किया मिडिल पाथ। क्या फॉलो किया? मिडिल पाथ। वी केप्ट अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो कैसे है, क्या रखा है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये हमने अडॉप्ट किया। एंड अगेन इंडिया इज ऑलवेज फेमस फॉर दिस अप्रोच ओनली। तुम कितनी भी बात कर लो फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है, कि इंडिया शुड बी लाइक इजराइल, नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी सिचुएशंस वैसी नहीं है। इंडिया इज बाय डिफॉल्ट बनाई किसके लिए है? मिडिल पाथ के लिए। किसके लिए बनाए? मिडिल पाथ। चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारी पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, इन एवरी सेगमेंट इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू एनालाइज, गवर्नमेंट कभी भी एक्सट्रीम स्टेप्स कभी नहीं लेती है। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना हुआ क्या कि इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे सारे प्राइवेट कंपनी खत्म कर दिए थे एक टाइम पे। नो प्राइवेट बिजनेसमैन, सारे प्राइवेट बिजनेसमैन का जो इंडस्ट्री था सब ऑक्यूपाई कर लिया गवर्नमेंट ने जबरदस्ती। इंडिया ने क्या किया? यस, हमारी गवर्नमेंट का पर्पस था वेलफेयर करना, टू ब्रिंग इक्वालिटी, बट नॉट बाय दिस मेथड। इट वॉज सिंपली कि हाँ भाई जो रिच पीपल है वो टैक्स पे करेंगे, और उस टैक्स से हम किसका भला करेंगे? पुअर लोगों का। तो सर्वाइव वो भी करेंगे, सर्वाइव ये भी करेंगे। दैट इज हाउ वी फॉलोड अप्रोच। ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट। सेम गोज टू द अमेंडमेंट, की रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, तो समझेंगे उसको वन बाय वन कि आखिरकार वो चीज हुई कैसे। तो ये जो चीज समझ में आया पहले कि अमेंडमेंट का क्यों जरूरी है, स्कोप ऑफ चेंज का रिक्वायरमेंट, सो दैट विद द टाइम अपडेट होते रहना है, लेकिन साथ साथ स्कोप ऑफ चेंज जो है उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज मिसयूज होगा तो जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं जिसपे कोई कंट्री बना हुआ है, लेट्स से इंडिया, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया के कौन से वो बेसिक वैल्यूज जिसपे इंडिया आज भी सस्टेन कर पा रहा है? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यही वो चीजें हैं ना जिस कारण से इंडिया सरवाइव कर पा रहा है इतना डाइवर्सिफाइड होते हुए भी। तो कभी कभार दिक्कत क्या होती है कि स्कोप ऑफ चेंज का यूज करके क्या पता वो बेसिक जो वैल्यू है वही गायब कर दिए जाए। राइट, तो अमेंडमेंट का सिर्फ प्रोसीजर हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मिसयूज ना हो उसके भी प्रोविजन होने चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो दिया है हमारे यहां पे। इज इट क्लियर? राइट, तो समझते हैं यहां पे कि आखिरकार ये चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने बात की कि भाई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों स्कोप होना चाहिए किस चीज का? अमेंडमेंट में, सो दैट विद द टाइम जो भी नीड ऑफ द आर हो अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अपडेट कर सकें। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ एग्जांपल किसका? सोवियत यूनियन। इवन दे ऑल्सो हैड हाउ मेनी? 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन जस्ट 74 ईयर्स। क्यों? बिकॉज फ्लॉज थे उसके अंदर, और उन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप वाज वेरी मच लिमिटेड, वेरी मच लिमिटेड। इसीलिए सोवियत यूनियन मींस विच कंट्री? आज के टाइम की बात कर रहा हूं, रशिया, रफली यू कैन से रशिया प्लस दोस 14 कंट्रीज जो पहले साथ में थी उसके। तो इट क्लियरली शोज कि भाई आखिरकार अगर आप ज्यादा रिजिड रहोगे
आपको पूरा का पूरा क्या चेंज करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ेगा। और रिमेंबर, तुम बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, चेंज कर दो ना, 100 अमेंडमेंट किए, इससे चेंज ही कर दो। रिमेंबर, बोलना इजी है, क्यों? जो ये चेंज का होता है ना प्रोसेस, जब आप रिप्लेस करते हो एक डॉक्यूमेंट को विद द न्यू वन, इज नॉट दैट पीसफुल एंड इजियर। चेंज कब होता है? जब कंट्री में डिमांड उठती है कि यार हमारे जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड व्हाट डू यू थिंक, ये डिमांड पीसफुल होते होंगे क्या? वायलेंस भी इन्वॉल्व होता है, क्लैशेस भी इन्वॉल्व होती हैं, राइट, जिससे कंट्री की जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ जाती है। दूसरा, भाई जो नया डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें किसी एक ग्रुप का होगा डोमिनेशन, तो वो अपने डालेगा आइडियाज उसके अंदर। फर्दर 10 साल बाद फिर रिक्वायरमेंट किसकी होगी? चेंज की, फिर रिवोल्ट होगा, फिर वायलेंस होगा। तो कंट्री की जो पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो रिस्क पे आ जाती है जब भी आप एक पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस करते हो। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बांग्लादेश, क्योंकि जो अभी वहां करंट रिजीम जो आई हुई है, उनका यही बोलना है कि हमें रिप्लेस करना है क्या? पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या चल रहा है इन अ बांग्लादेश, वी नो वेरी वेल कि जो कंट्री इंडिया से पर कैपिटा इनकम में हमसे ऊपर था, वो कौन? बांग्लादेश। हमारा स्टिफ कॉम्पिटिटर है वो, या था मैं कहूं तो, इन द टेक्सटाइल सेक्टर। सब गया। और कितना टाइम हुआ? 1.5 साल हुआ है मुश्किल से इस नए गवर्नमेंट को आए हुए, जो चैलेंज कर रही है पुराने रिजीम को। सिर्फ 1.5 साल में बांग्लादेश टॉप से डाउन पे आ गया वापस। समझा? फिर जब रिप्लेस करना होता है डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट दैट इजी ट्रांजिशन, इट इज अ वायलेंट वन, इट इज समथिंग विच क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है। और ऐसा होता है जब नया डॉक्यूमेंट बनने वाला होता है ना, फर्दर फाइट्स कंट्री के अंदर कि उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो असेंबली बैठेगी उसमें किसकी मेजॉरिटी होगी, उसमें किसकी मेजॉरिटी होगी। तो वो बहुत ही वाइड लेवल के क्या होते हैं? डिसरप्शंस होते हैं। और रिमेंबर, अगर यूएसएसआर जो टूटा, उसके टूटने का वही रीजन था कि उसमें स्कोप ऑफ चेंज क्या था? बहुत ही लिमिटेड, राइट। क्योंकि अब तुम देखो भाई, यूएसएसआर बना 1917 के आसपास, ठीक है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए ना, यूएसएसआर के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके राइट्स वही रहे स्टैग्नेंट इन द एरा ऑफ 1917। और वहीं पे उनकी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वहां के लोग एंजॉय कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स ऑफ हाईएस्ट लेवल, एंजॉयिंग डेवलपमेंट। तो जब लोगों को वो बात गई कि नहीं यार, हमारे पास वो चीजें है ही नहीं, लोगों ने वहां पे रिवोल्ट्स किए, एंड दैट्स व्हाई यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया। तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज है। श्रीलंका, भाई आज वी सी श्रीलंका थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है उसके अंदर। हाँ, इकोनॉमिक आया था क्राइसिस 2 साल पहले, उसको छोड़ दें, बट ये मानो 1960 से लेकर 2008 तक श्रीलंका वॉज अनस्टेबल, श्रीलंका वॉज अनस्टेबल। और ये मान लो कि जो नॉर्थ श्रीलंका जो है ना, जाफना बोलते हैं उसको, जाफना प्रोविंस, इट वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। रिवोल्ट्स, जो रिवोल्टीज थे उनके हाथ में था पूरा एरिया। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम कहां था? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर टाइमली चेंज कर दिया होता तो वो प्रॉब्लम वहां पर आती नहीं। चेंज किया नहीं, चेंज का स्कोप था नहीं, और श्रीलंका इतने लंबे टाइम तक ट्रबल में फंसा रहा। तो इस मामले में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड इट इज क्वाइट बेटर, कि हमने टाइमली जब भी रिक्वायर्ड हुआ, वी मेड चेंजेस एंड वी केप्ट दिस डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टिल नाउ। कौन बोला? वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ब्रिटिशर्स ने उसको रखा था अंडर ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारा पार्ट नहीं था, ठीक है। क्योंकि साउथ एशिया में क्या किया ब्रिटिशर्स ने? इंडिया को अपना हब बनाया, और इंडिया से बैठे बैठे आज का जो भाई पाकिस्तान पार्ट था इंडिया का, बट अफगानिस्तान, म्यांमार एंड श्रीलंका, वो उसको यहीं से कंट्रोल करते थे। इसलिए बोला गया इट वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नॉट लिटरली पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, तो वी ऑल नो कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट था कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949, और इसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। बट
फिर 26 जनवरी जो यहां पर आ रहा है 1950, इसका रेलेवेंस क्या है फिर? हाँ, तो क्यों, ऐसा कोई मुहूर्त था क्या? डॉक्यूमेंट बन गया था 26 जनवरी तक, इट वॉज कंप्लीटली रेडी। ठीक है भाई, अगर वो चाहते तो इंप्लीमेंट करते ना उसी दिन से, क्योंकि इलेक्शंस तो इंडिया में 1952 में हुए थे। ठीक है, पहले जनरेशंस। तो ये लॉजिक क्या था कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, लेकिन कुछ पार्ट, सारे पार्ट कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950, 2 महीने के बाद ही। ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया? यस, कुछ है, वो क्या रिलेशन है? हाँ, नहीं भाई, थोड़ा सा मिस हो गया तू। नहीं, कुछ बस थोड़ा उसके आगे, थोड़ा उसके आगे, सही जा रहा है, सही जा रहा है। पूर्ण स्वराज, कराची सेशन, पक्का? लाहौर सेशन, इट वॉज नॉट कराची। ठीक है, मतलब पाकिस्तान बोलो तो कराची बोलने का। इट वॉज लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हुआ क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में जब अपना सेशन किया था लाहौर के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, सिंबॉलिक, एज अ सिंबॉलिक। भले गए नहीं हमारे यहां से ब्रिटिशर्स, बट उन्होंने उस टाइम वो दिया था डेट, कौन सा? 26 जनवरी। तो उस डेट का वो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था कि हमने तब से डिमांड शुरू की थी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो इसीलिए क्या बोला गया, लेट्स कीप इट 26 जनवरी का डेट फॉर द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? तो जस्ट उसको कमेमोरेट करने के लिए, उस बोलते ना मेमोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये डेट डिसाइड किया गया। तो स्वराज नहीं बोले, बिकॉज स्वराज की डिमांड 1905 में हो चुकी थी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। सो इट वॉज पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये चीजें यहां पे डिस्कस किया हमने। ठीक है, अब देखो, जो हम बात करते हैं ना कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कोई गया नहीं था। सिंपली मैंने क्या बोला, जब 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, बिकॉज जो थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज है वो नहीं, वो जिसने फाइट किया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो होता क्या था पता है, हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपनी एनुअल मीटिंग कंडक्ट करती थी, उसको बोलते हैं सेशंस। ठीक है, तो 1929 का सेशन कहां पे हुआ था? लाहौर में। और वहां डिक्लेयर किया गया कि आज से एज अ इंडियन हम किसकी डिमांड करते हैं? पूर्ण स्वराज की, और इसको हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तो मतलब ये हमारी मेमोरी में था ना वो, कि हमने पहली बार जो देखा था ड्रीम, किस चीज का? पूर्ण स्वराज का, 26 जनवरी 1930 को देखा था। तो इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, इंडिया में सेलिब्रेट करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। वो कैसे होता है ना, तुम नवंबर में कहां जा रही हो? तो तुमने ये बोला इस दिन वो बुक बन के तैयार हुआ, कब पूरा लागू हुआ? मैं उसका बता रहा हूं रिलेवेंस। ठीक है, ये याद है हमने क्या बोला, 1929 में हुआ था वो आईएनसी का सेशन। ठीक है, उसमें क्या बोला कि अब से हर साल जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है, हम 26 जो जनवरी है उसको सेलिब्रेट करेंगे एज अ पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे, मतलब सिंबॉलिकली हमारा इंडिपेंडेंस डे, राइट। बट हम आजाद कब हो गए? 15 अगस्त को। तो बोला कि यार इस डे ने हमारा बहुत साथ दिया है, इंडियंस के अंदर लाया मोटिवेशन ना, तो लेट्स कीप इट एज अ रिपब्लिक डे, और इसी दिन से हमारा पूरा लागू क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसी दिन ऐसा हुआ जस्ट 2 दिन पहले कि इंडिया से जो थे गवर्नर जनरल, उनका रूल गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ। बिकॉज टर्म ऑफ रिपब्लिक मीन्स व्हाट, कि कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड है। वो क्या है? इलेक्टेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट होना चाहिए इलेक्टेड। और जो कौन था पहले? गवर्नर जनरल, वो होता था अपॉइंटेड। ये फर्क है।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, रिपब्लिक डे, कि इंडिया क्या बन गया उस दिन से, रिपब्लिक, जहां का हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड। ठीक है, चलो अब यहां पे जो दिया हुआ है, बिकॉज भाई हमने पूरी बातें की हुई है कि एक ही जो संविधान बना हमारा, आज भी हमारे सारे जो राइट्स, ड्यूटीज, गवर्नेंस, ठीक है, हर एक चीज चल रही है एज पर दैट सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम किया गया इंट्रोड्यूस। तो इन सब में जो हमने बात की, स्कोप ऑफ चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशंस, कि वो जो मॉडिफिकेशंस का स्कोप दिया गया, ठीक है, स्पेशली अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368, मतलब इमेजिन करो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर अवेयर कि अगर हमें अपना ये बनाना है बुक, वी हैव टू कीप इट डायनेमिक, कि इसमें कभी भी चेंजेस किए जा सके एज पर नीड ऑफ द आर। लेकिन एक और चीज क्या बोला कि वो चेंज का प्रोसीजर क्या होगा, उसको भी इसी बुक में लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर वो यहां मेंशन नहीं किया तो जो गवर्नमेंट्स आएंगी फ्यूचर में, वो किसी भी प्रोसेस से इसको चेंज करने की कोशिश कर सकती हैं अपने फेवर में, राइट? तो क्या बोला कि ये बुक चेंज कैसे होगा, उसका प्रोविजन भी कहां लिख के दे दिया, उसी बुक के अंदर, इन योर आर्टिकल 368। ठीक है, बिकॉज जब कोई चीज होती है इन अ रिटन फॉर्म, आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर रिटर्न नहीं होता तो आप क्या लगाते, वेरियस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस, कि हाँ नेहरू जी ये गए थे बोल के, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था। अब क्या बोला और उस बोलने का असली मीनिंग क्या था, उसको आज हम बैठ के कर पाएंगे इंटरप्रिटेट? नहीं। तो इसीलिए बोला कि नहीं, इन चीजों को लिख के दो वहां पे, ये बुक चेंज होगा तो कैसे होगा, सो दैट कल को जो भी गवर्नमेंट्स आएंगी वो क्या रहेंगी, अकाउंटेबल, कि जैसा लिखा है चेंज भी कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग। सो इसीलिए आर्टिकल 368 को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब जो हम लोगों ने बात की थी कि जो अमेंडमेंट्स था, भाई इट कंप्लीटली डिपेंड, एक तो हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसके ऊपर, और दूसरा जुडिशरी के ऊपर, बिकॉज हमने बात की राइट टू प्राइवेसी, इट बिकेम पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये भी अपने आप में क्या है, मॉडिफिकेशन, बट नॉट वाया प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। लेकिन एक और पावर किसको दी गई हमारे यहां पे, जो क्या थी, पॉलिटिकल क्लास, दैट इज पार्लियामेंट, हमारे एमपीज। और क्यों पावर दी गई उनको, बिकॉज दीज एमपीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। और जो हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट किससे होता है, वी द पीपल, विच मीन्स व्हाट, इस कंट्री में पावर किसके पास है, विद द पीपल। तो इस संविधान को चेंज करना हो तो उसकी पावर भी किसके पास होगी, विद द पीपल के पास। बट वो नहीं कर पाएंगे तो उनके बिहाफ पे कौन करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब पता है उस टाइम पे ये डाउट था कि कल को मिसयूज ना हो जाए, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि कंट्री में पॉलिटिकल मेच्योरिटी कितनी है, कंट्री में पॉलिटिकल मेच्योरिटी कितनी है। बिकॉज कभी कभार कैसा होता है कि भाई अगर कंट्री की जो ओवरऑल लोग हैं वो पॉलिटिकली अवेयर ना हो और सिर्फ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन के उस पर काम करें, तो तुम इनको बोलोगे ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, नहीं, इनकी सोच ही बहुत क्या है, लिमिटेड। लेकिन अगर कंट्री के लोग डिमांड करते हैं राइट्स की, डेमोक्रेसी की, फ्रीक्वेंट इलेक्शन की, सेकुलरिज्म की, वो लोग क्या माने जाते हैं, पॉलिटिकली अवेयर। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बोला कि भाई इस कंट्री में जैसे जैसे लोग क्या होते जाएंगे, पॉलिटिकली अवेयर, जब उनको कुछ नई चीजों की रिक्वायरमेंट आएगी वो डिमांड करेंगे, और पार्लियामेंट वो डिमांड कहां ऐड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इट वाज कंप्लीटली लेफ्ट, बिकॉज रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या शो किया, ट्रस्ट, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, राइट। कि ये नहीं बोला कि ये लोग बड़े अनपढ़ गवार है, इंडिया बहुत गरीब है, इनके भरोसे वी कैन नॉट लिव, बिकॉज उन्होंने प्रियम्बल में लिख दिया था वी द पीपल। और ये बोला कि भाई जैसे जैसे लोग पॉलिटिकली मैच्योर होंगे, डिमांड करेंगे, और पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कहां लाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये उनका बिलीफ था, ये उनकी फिलॉसफी थी पूरी। तो इसलिए बोला गया कि भाई वी नीड टू मेक इट फ्लेक्सिबल, ठीक है।
अब इस फ्लेक्सिबिलिटी को हमने, ठीक है, कैसे इंश्योर किया उसको डिस्कस करते हैं यहां पे। लाइक वी डिस्कस्ड बैलेंसिंग अप्रोच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? अब हमने क्या बोला कि चेंज करना भी जरूरी है, राइट? अगर चेंज नहीं हुआ तो प्रॉब्लमैटिक वो भी है, लेकिन हमें एक और चीज इंश्योर करनी थी, बेसिक वैल्यूज कंट्री की, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, वो भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया जिन प्रिंसिपल्स पे फाउंड हुआ, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सेक्युलरिज्म, लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था हम लोगों ने, फेडरलिज्म कि भाई हर स्टेट्स के अपने राइट्स होंगे, ठीक है, फिर आप बात कर लो जस्टिस, इक्वालिटी, तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आप यहां बात कर सकते हो, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें इंश्योर करनी थी कि ये जो वैल्यूज है ये प्रिजर्व्ड रहे और साथ साथ जो टाइमली चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो वो भी होते रहे। इसीलिए जो डिजाइन किया गया अमेंडमेंट का प्रोसीजर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया। समझा? ठीक है। कैसे किया भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में जब भी चेंज होना होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, प्रोसेस क्या है? देखो प्रोसेस काम करता है इस तरीके से कि जो मैटर्स हैं, हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो आपका डिवाइडेड है, कहां दिया हुआ है? इन द आर्टिकल 368। देखो जो भी क्रूशियल मैटर्स हैं, क्या है? क्रूशियल एंड द क्रिटिकल मैटर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे कैसे चेंज करना है वो बात कहां की गई है? आर्टिकल 368 में। लेकिन जो बहुत ही जनरल मैटर्स हैं, मतलब जिसके चेंज होने से कंट्री के सिस्टम के ऊपर कोई बहुत ज्यादा चेंज आ नहीं सकता, जो रूटीन मैटर्स हैं उनको भी चेंज करने की बात है, बट इट इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। तो इंडिया में जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये दो तरीकों से होते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 एंड एक विदाउट आर्टिकल 368। समझ में आया? ठीक है। अब ये कौन से मैटर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कल को अगर महाराष्ट्र डिवाइड होता है, यूपी डिवाइड होता है, ठीक है, तो भाई लेट से अब जो हमारा आर्टिकल 1 है, कौन सा? आर्टिकल 1, ठीक है, या कहे तो आप शेड्यूल 1, तो इसमें क्या नाम दिया हुआ है? कंट्री का नाम और स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कल को अगर महाराष्ट्र के 2 पार्ट्स और यूपी के 4 पार्ट्स हो जाए तो उनके नाम करने पड़ेंगे ना एंटर वहां पे, राइट? अब ये नाम को एंटर करना क्या बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है क्या? नहीं, तो नाम आराम से ऐड हो सकते हैं। या फिर ये स्टेट्स को डिवाइड करना, बिकॉज हमने बोला था इंडिया क्या है? एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करना इज नॉट दैट बिग इशू, क्योंकि हमने यहां पे स्टेट सिर्फ किस लिए बनाए हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कंट्री का गवर्नेंस चले अच्छे से, बिकॉज हर चीज दिल्ली से बैठ के ऑपरेट हो सकती है क्या? नहीं, हमने स्टेट सिर्फ बनाए थे उस पर्पज से। तो इसीलिए स्टेट्स को डिवाइड करना भी इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 368। इट कैन बी डन आउट ऑफ इट। आउट ऑफ इट मतलब क्या? ये अमेंडमेंट्स कैसे पास होंगे? विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। अब ये बताओ अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का नंबर बढ़ाना है, कुछ हो जाएगा उससे? मतलब कंट्री में मतलब तबाही आ जाएगी, या कंट्री का जो जुडिशरी है वो कॉम्प्रोमाइज होगा? कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अगर आज 30 जजेस थे, 31, वी वांट टू मेक इट हाउ मच? 34। तो इसमें कोई क्रूशियल एलिमेंट इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो ये भी सिर्फ कहां पर आ जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी वाले सेगमेंट के अंदर। तो जो रूटीन मैटर्स हैं उनको रखा गया है आउट ऑफ आर्टिकल 368। उन रूटीन मैटर्स में ये सब चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नए स्टेट्स का क्रिएशन, कोई आर्टिकल नहीं है, वो मेंशन्ड है जहां पे वो सब्जेक्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 2 एंड 3? बड़ी बात नहीं करेंगे, चलो आज सिर्फ बात करेंगे आर्टिकल 2 एंड 3 के बारे में। 2 एंड 3 दोनों बताओ ना, अलग अलग, सब आप समझ लो एक बार में सब कुछ।
आर्टिकल 2 बताओ, फिर आर्टिकल 3 बताओ। Union territory. नहीं, Okay, you were to tell about India can add on, but it cannot deduct. वेरी गुड, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल पार्ट इंडिया के अंदर शामिल होना चाहता है, लाइक सिक्किम, ठीक है, तो आर्टिकल 2 के अंदर इट कैन बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। किसी एक्सटर्नल पार्ट को इंडिया में ऐड होना है तो, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या है, जो ऑलरेडी इंडिया के एग्जिस्टिंग पार्ट है उनके बाउंड्रीज, उनका नाम, वो सब चेंज करना, वो किसमें आता है, आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। सिक्किम 1974 तक पार्ट नहीं था इंडिया का, सिक्किम अपने आप में कंट्री था। तो जब उसको शामिल किया गया इंडिया में, तो वो चीज कहां दी गई है, आर्टिकल 2 के अंदर, राइट। और जब डिवाइड हुआ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उसका कहां दिया हुआ था प्रोविजन, आर्टिकल 3 के अंदर। और इन दोनों के रिगार्डिंग आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है इट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट, इट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट। तो ये पावर्स उनको वहीं से मिल जाती हैं कि वो अपने उस पावर का यूज करके सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, और उन चीजों को क्रिएट या चेंजेस कर सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हो या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के अंदर किसकी बात हो, नंबर्स ऑफ जजेस की बात हो, तो ये जो रूटीन मैटर्स हैं वो तो ऐसे हो जाएंगे। अब क्या बोला कि लेट्स कम टू द क्रूशियल मैटर्स। किसके ऊपर, क्रूशियल मैटर्स के ऊपर। समझ में आया कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रखी हम लोगों ने, रूटीन मैटर्स छोड़ दिया सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर। बट देन जो क्या था क्रूशियल मैटर, उसके लिए स्पेसिफिक क्या क्रिएट किया, आर्टिकल 368। और अगेन यहां पर भी बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ आगे बढ़े ये लोग। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें चेंज करना हो इंडिया में कोई फंडामेंटल राइट, या चेंज करना हो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, भाई ऐसे अमेंडमेंट्स कौन करेगा, पार्लियामेंट। कौन करेगा, पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी। कैसे करेगा पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजॉरिटी। समझ में आया। अब भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इतना क्रूशियल है कि किसमें आ जाएगा ये, स्पेशल मेजॉरिटी। यस, बिकॉज जो भी हमको प्रॉमिस किया गया इंडिया में, जस्टिस, इक्वालिटी, एवरीथिंग, वो सब किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर ही तो आता है। तो अगर आप उसको चेंज करना है, इट कैन नॉट बी डन बाय सिंपल और रैंडम प्रोसेस। बाय सिंपल और रैंडम प्रोसेस, उसके लिए क्या जरूरी है, स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन। तो इसलिए उसको वहां मेंशन किया गया। इतना पार्ट क्लियर हो रहा है। अब ये सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी कैसे काम करता है उसके ऊपर आएंगे। पहले हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइडेड है। अब देखो आर्टिकल 368 में एक और टाइप ऑफ अमेंडमेंट मेंशन्ड है, राइट। वो कौन से इश्यूज हैं, मोस्टली वो इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द फेडरलिज्म, या जो हमारे यहां पे स्टेट्स के राइट्स मेंशन्ड है, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऐसे अगर प्रोविजंस को अमेंड करना है ना, तो इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया। क्या बनाया गया, और कॉम्प्लेक्स। कैसे, एक तो बोला पार्लियामेंट के अंदर क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा वो जो अमेंडमेंट होगा इट मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, हाफ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जब जीएसटी का लॉ आया था, किसका, जीएसटी। अब देखो इंडिया में वी आर हैविंग फाइनेंशियल फेडरलिज्म। क्या है हमारे यहां पे, फाइनेंशियल फेडरलिज्म मींस व्हाट, कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास राइट्स हैं अपने अपने टैक्स लगाने के और उनको वसूल करने के, राइट। कि कौन सा टैक्स लगाना है, कितना परसेंट रखना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। तो इन दोनों के अपने अपने राइट्स थे। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हमें क्या चाहिए इंडिया में, वन नेशन वन टैक्सेशन। क्या लेकर आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
लेकिन जब आप बोलते हो वन नेशन वन टैक्सेशन, पॉसिबल है क्या अकेले बाय सेंटर, बिकॉज स्टेट्स हैविंग देयर ओन राइट। तो अगर वैसा अमेंडमेंट करना है तो पहला अमेंडमेंट बिल आएगा, कहां पास होगा, पार्लियामेंट में, विथ विच काइंड ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। रिमेंबर, जो भी अमेंडमेंट है जो पास होंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी वो कहां मेंशन्ड होंगे, आर्टिकल 368 के अंदर। इसमें कभी भी तुम इसकी बात नहीं करोगे, किसकी, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट से बिल पास हो गया वो। अब इंडिया में कितने स्टेट्स है राइट नाउ, 28। अब ये बिल जो पास हुआ है वहां से वो इन 28 स्टेट्स के पास जाएगा और उनकी जो विधानसभा है उसमें डिस्कस होगा, राइट। और उसमें से एटलीस्ट 14 स्टेट्स को वो बिल अपने विधानसभा में पास करना पड़ेगा। एटलीस्ट कितना, 14। ठीक है ना, हमने यहां पे हाफ ऑफ द स्टेट्स, समझ में आया। तभी एक्चुअल में वो अमेंडमेंट क्या होगा, अप्लाई होगा इन रियलिटी। तो जब जीएसटी का अमेंडमेंट आया, 101st अमेंडमेंट एक्ट, पहले कहां पास हुआ, पार्लियामेंट में, फिर 28 स्टेट्स के पास गया और उन 28 स्टेट्स में से 15 स्टेट्स ने अपना अप्रूवल दिया। कोई बात नहीं ना, और तभी बात हो गई, किसी एक ने और अच्छी बात है। और एक्चुअल में उस टाइम पे 29 स्टेट्स थे, जेएनके, क्योंकि जीएसटी आया है 17 में और जेएनके यूटी बना 19 में, तो उस टाइम 29 स्टेट्स थे हमारे यहाँ पे। नहीं, बिकॉज फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है वो लोग। अगर तुम देखो दिल्ली की विधानसभा है, हमारे यहाँ पे 3 यूटी है जिनकी अपनी विधानसभा भी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नॉट लद्दाख, जेएनके, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इन 3 के पास है। बट इनके पास वो सारे राइट्स नहीं है जो बाकी स्टेट्स के पास है। दिल्ली में, पौंडीचेरी में जो ना पुलिस होती है, दैट पुलिस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट टू यूटी गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह, उनको रिपोर्ट करती है। पौंडीचेरी पुलिस किसको, अमित शाह को। जेएनके पुलिस किसको, अमित शाह को। बट महाराष्ट्र पुलिस किसको, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन इक्वल नहीं है वो लोग, वो इक्वल नहीं है। यूटीज के सारे नॉर्म्स अलग से आते हैं। इवन जो पास हुआ जीएसटी, एक तो जीएसटी पास हुआ स्टेट्स के लिए और एक पास हुआ यूनियन टेरिटरीज के लिए, क्योंकि वो किसके एम्बिट में आ रहा है, सीधा सेंटर के पावर के अंदर आता है। तो अमेंडमेंट बिल्स वहां नहीं जाने वाले, सिर्फ कहां जाएंगे, वो स्टेट्स के पास। और हाफ ऑफ द स्टेट्स ने अगर अप्रूव कर दिया, वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही केयरफुली प्लानिंग की गई, रूटीन मैटर्स, फालतू के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें ना आए, कहां रख दिया उसको, अंडर सिंपल मेजॉरिटी। और इवन स्पेशल जब डिसाइड किया गया मेजॉरिटी, तो वहां क्या बोला गया कि अगर मैटर्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के, देन ओनली कीप दैट विद द पार्लियामेंट, डू नॉट इन्वॉल्व स्टेट्स। बिकॉज स्टेट्स को इन्वॉल्व करना मतलब क्या, वो लंबा जाएगा, स्ट्रेच होकर पूरा प्रोसीजर। हाँ, लेकिन जहां पे स्टेट्स के राइट्स इन्वॉल्व है तो वहां पर लेकर आओ स्टेट्स को। दैट इज द इशू ऑफ फेडरलिज्म। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो दे कांट बी स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि पूरे इंडिया में हुआ ना डिमोनेटाइजेशन। इट वाज नॉट अमेंडमेंट, इट वाज नॉट अमेंडमेंट, राइट, बट इट इज अ चेंज। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया। कौन से चेंज, करेंसी यहां पे दिया हुआ उसके बारे में कुछ नहीं, वो अमेंडमेंट नहीं था, इट वाज गवर्नमेंट्स पॉलिसी डिसीजन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन। डिफरेंस समझो उस चीज का। अब फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग में आया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस पॉलिसी आई हुई है आज मॉर्निंग में। इट इज नॉट गिवन समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई उसके लिए अमेंड करना पड़े, कुछ भी नहीं है, वो अपने आप में गवर्नमेंट सेपरेट पॉलिसी है। सर मेरा एक डाउट था, हाँ, जो 368 है उसको पहले लोकसभा में फिर या राज्यसभा में, राज्यसभा फिर लोकसभा में, हाँ, दोनों हाउसेस में पास करना है, राइट? ठीक है। तो जब जो स्टेट्स है वो उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में है, राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा में है,
तो राज्यसभा में जीएसटी बिल पास कैसे हुआ, क्योंकि वो तो राइट्स छीनता है ना स्टेट्स के टैक्स कलेक्शन में। बस क्या करता है वो पता है, वो इंडिविजुअल राइट्स को कलेक्टिव राइट्स बना देता है। हाँ मतलब सर वो तो जो हाँ। स्टेट्स की पावर है टैक्स कलेक्शन, वो तो उसका नहीं किया ना, यूनियन में शिफ्ट हो गया ना। नहीं किया। जीएसटी कौन करता है डिसाइड? गलत जवाब। इट इज जीएसटी काउंसिल, इट इज जीएसटी काउंसिल। अब उस जीएसटी काउंसिल में पता है जो भी लिए जाते हैं डिसीजन, मेंबर्स कौन होते हैं? उसमें मेंबर है सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर, हेड होती है उसकी, ठीक है, और जो उनका डेप्यूटी होता है वहां पे, वो 2 मेंबर्स वहां से आते हैं, और हर स्टेट से एक मेंबर बैठता है किसके अंदर? जीएसटी काउंसिल के अंदर। और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इट इज कलेक्टिव डिसीजन। कैसे? पता बीच में आया था इशू पॉपकॉर्न वाला, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, सब पे अलग अलग जीएसटी रेट आ गए थे उस टाइम पे। अब उसका अपन एग्जांपल लेते हैं। हमने किसको ब्लेम किया? सिर्फ ताई को, निर्मला ताई, ठीक है, कि मतलब इतनी पागल, ये मतलब सो एंड सो भाई, हमने बहुत गलत वर्डिंग्स वहां पे यूज की। बट रिमेंबर इट वाज नॉट ओनली हर सिंगल डिसीजन, इट वाज डिसीजन टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। वो सिर्फ क्या है? उसकी चेयरपर्सन, तो वो फेस है उसका जो आके डिक्लेयर करती है कि मीटिंग में ये बात हुआ है। तो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स भी थे जिन्होंने उस हाँ में हाँ मिलाया। कैसे? बिकॉज जीएसटी काउंसिल के अंदर किसी भी प्रपोजल को पास होना है, इट रिक्वायर्ड हाउ मेनी वोट? 75% वोट। और जो वोटिंग का पैटर्न कैसे पता कैसा है वहां पे? 33.33% वोट्स सेंटर के पास होते हैं, ठीक है, एंड 66.66% वोट किसके पास होते हैं? और किसी के पास 75 पूरा है नहीं। तो अगर डिसीजन लिया है तो इन दोनों ने मिल के लिया है। तो जीएसटी काउंसिल इसका एग्जांपल है। सारे हमने बोला ना, 2 मेंबर्स फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और जो हमारे 28 स्टेट्स के जो आपके हैं मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, वो वहां बैठते हैं। तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वहां पे कि कैसे काम चलेगा। और सर जो स्टेट से जो मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं हाँ। काउंसिल में, वो कितने मेंबर्स होते हैं एक स्टेट से? एक मेंबर। तो वो कौन सी पार्टी का होता है? गवर्नमेंट, जो यहाँ का फाइनेंस होगा ना, मिशन फ्रॉम महाराष्ट्र, वो जाके वहां बैठेगा। तो सर फिर वो एक स्टेट में बहुत सारे पार्टीज है ना, तो Does not matter. बाकी पार्टीज का इंटरेस्ट डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर लेट से जब महाराष्ट्र के पास अपनी टैक्स की पावर थी, तब भी कौन डिसाइड करता था? मेन गवर्नमेंट। बस अभी वही गवर्नमेंट में कहाँ बैठ रहा है? दिल्ली के अंदर। जो फंड्स वगैरह का जो अलॉटमेंट है, वो उसके लिए स्टेट्स को डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना सेंटर पे। क्यों? सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो बस हाँ, मोस्टली जो फंड्स वगैरह जो है, जो इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज होता है, वो सेंटर जब देगा उनको तब जाके स्टेट को आता है ना। अरे बाबा, उसको ग्रांट्स बोलते हैं, हाँ सर। वो अलग चीज हो गई। जब स्टेट्स के पास अपनी टैक्स की पावर थी, वो ग्रांट्स की पावर तब भी किसके पास थी? सेंटर। और आज जब जीएसटी है, तब भी पावर किसके पास है? सेंटर। तो ग्रांट्स अलग पूरा इशू, तुम बोलो कि इश्यूज हैं, बिकॉज लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हमारा कैसा फेडरलिज्म है, स्टेट्स के पास राइट्स तो है बट सेंटर का कंट्रोल भी है, बिकॉज सेंटर हैव मोर फाइनेंशियल पावर्स। कुछ याद आ रहा है लास्ट टाइम का? तब समझ में आएगा, तुम ही सवाल करते नहीं फिर मुझसे कि हमारा जो डिजाइन है ना फेडरलिज्म, वो डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि इसमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, स्पेशली फाइनेंशियली, सो दैट कल को कोई भी स्टेट ऐसा ना बोले कि भाई हमें अलग होना है इंडिया से, कि वो इतने खुद में हो जाए कैपेबल इनफ। टैक्स कलेक्शन तो एक इम्पोर्टेंट रेवेन्यू है ना। हाँ, तो इवन पता है जो डिवाइड किया गया कि कौन से टैक्स कौन वसूलेगा, कहां लिखा हुआ है पता है? ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ना हाई पेइंग वाले टैक्स के अमाउंट सब किसको मिले थे? ऑलरेडी सेंटर को मिले हुए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सब कौन वसूलता है? सेंटर। तो सेंटर बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग रखा गया है उसको फ्रॉम द बिगिनिंग। जीएसटी लाने का क्या
कि कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्स की पावर्स थी वो स्टेट्स के पास भी दी गई थी ना वहां पे, बिकॉज वो टैक्स कौन से इनडायरेक्ट, एक्साइज वाले हो गए, वैट वाले हो गए, वहां पावर थी स्टेट्स के पास, राइट। तो वहां से उसको सब्स्यूम किया गया और सेंटर ने पावर नहीं ली अपने पास। अब वही चीज क्या बन गई, पार्ट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पार्ट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और स्टेट्स चाहे तो स्टेट की विधानसभा उसमें चेंजेस प्रपोज कर सकती है, बीच में हुआ भी था, तमिलनाडु ने और पंजाब ने प्लान किया था कि विधानसभा में लेकर आएंगे चेंजेस, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता, देन इट विल मेक पूरा सिचुएशन कंफ्यूजन इंडिया के अंदर। तो ये बात बोला गया कि इंस्टीट की वो मैटर आप कहां लेकर आओ, विधानसभा के अंदर, लेट्स ब्रिंग दैट इशू इन जीएसटी काउंसिल, इन जीएसटी काउंसिल, सो दैट वो चीज पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो जाए। तो अगर तुम ये बोलते हो कि जीएसटी इज सेंटर, नो, इट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसके पास क्या है, इट इज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो ये भी अपने आप में एक फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 2017 में जब जीएसटी आया तभी तो वो भी आया होगा ना। एक इंसान पूरे स्टेट का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सही है। सीएम फॉर अ सिंगल स्टेट वी हैव वन सीएम एंड वन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऐसे भी ना हमारे यहाँ पे तो यार। तो सीएम के साथ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, तो यहाँ को जाता है फाइनेंस वाला बंदा बैठने, थोड़ा रैंडमली पहुंच गया कि मैं लूंगा अपना कोई डिसीजन, ही इज इन टच, क्योंकि यहां से जो ऑर्डर्स जाएंगे वो वहां वोटिंग वैसे ही करने वाला है। So it is not just the one person पे we left everything. That person have to follow the orders from state government. वो सिर्फ स्टेट को वहां क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, बस इतना डिफरेंस है। This 33.33 center has the majority at last. वोटिंग वेटेज, कि अगर सेंटर किसी से वोट देगा कितना होगा उसका वेटेज, 33.33%। स्टेट के फाइनेंस, सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर और उनका डेप्यूटी, दैट इज बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट, बड़े स्टेट से बिलोंग नहीं करता, उनका डेप्यूटी काइंड ऑफ होता है, बट उनको इन दोनों को कंबाइंडली कितना वोट मिला हुआ है, 33.33, बिकॉज इससे कम कर देंगे सारे स्टेट्स इन पे हावी हो जाएंगे इसके ऊपर, ऑन द सेंटर। So that balance was required, कि ना सेंटर ना कंप्लीटली स्टेट्स, एक मिडल पाथ लेके चलते हैं। तो डोंट आओगे इकोनॉमी के अंदर तब समझेगा जीएसटी है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। कहां थे हम, हाँ, वी वर ऑन द फेडरलिज्म, ठीक है। तो इतना पार्ट समझा कि कैसे बताया गया कि रूटीन मैटर्स कहां जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी, बिकॉज क्यों डिले करवाना, वाई टू वेट फॉर स्पेशल मेजॉरिटी, बिकॉज दीज मैटर्स आर नॉट दैट क्रूशियल। जो क्रूशियल थे वहां पे भी डिवाइड किया गया कि यार जिन पे अकेले जो पार्लियामेंट, बिकॉज अल्टीमेटली कौन बैठता है पार्लियामेंट में, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो डिसाइड करने के लिए इनफ है कि एफआर में और डीपीएसपी में क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां पे किसके राइट्स इन्वॉल्व होंगे, स्टेट्स के, तो वहां पे पूरे प्रोसेस में स्टेट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं अलॉन्ग विद द पार्लियामेंट। तो ये समझा कि ये डिवाइड कैसे किया, कैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी दोनों मेंटेन करके रखा हुआ है, राइट। अब ये पूरा सिस्टम काम करता कैसे वो समझते हैं। देखो, अब कोई भी जब ये बिल होता है कौन सा, अमेंडमेंट का, ठीक है, अब वो अमेंडमेंट का बिल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट में। कहां पे, सीधा हमारे यहां पे स्टेट्स को राइट नहीं दिया गया है क्या अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कहां पर होगा, पार्लियामेंट में, ठीक है। अब पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, ईदर इन लोकसभा और इन, बिकॉज बोथ द हाउसेस हैविंग इक्वल पावर इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो अगर वो गया राज्यसभा के अंदर, वहां से पास कहां जाएगा, वहां पे फिर लोकसभा के पास, ठीक है, और फिर वहां से किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिमेंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल्स को रिटर्न नहीं कर सकते, इवन फॉर रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकते। दूसरा, अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस है उसके लिए। अब देखो, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है पता है,
बहुत सिंपल भी है। फॉर एग्जाम्पल इन लोकसभा मेंबर्स कितने हैं? 543। अब अगर आज एक नया बिल आ रहा है और ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 40 होंगे जजेस, कितने होंगे? 40। किसमें था ये? सिंपल और स्पेशल? इट वॉज सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो होगा क्या, एक बिल आएगा लोकसभा के अंदर और ये मान लो जिस दिन बिल आया सिर्फ कितने लोग थे प्रेजेंट लोकसभा के अंदर? ओनली 200 मेंबर्स। कोई इशू नहीं, काम चल जाएगा, बिकॉज वो किसमें आता है? सिंपल मेजॉरिटी के अंदर, ठीक है। अब वो बिल आया, कितने लोग थे प्रेजेंट? 200। बिल पे वोटिंग होगी और सिर्फ कितना वोट चाहिए उसको पास होने के लिए? 101। दैट इज 50% प्लस 1। सिंपल मेजॉरिटी इतना सिंपल है। मतलब जितने प्रेजेंट रहेंगे उनका 50% प्लस 1 चाहिए बस। अब कितने होने चाहिए प्रेजेंट, उस पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, मिनिमम नंबर। पार्लियामेंट को चलने के लिए 1/10 मेंबर का कोरम रिक्वायर्ड है ऑलरेडी। कितना? 1/10। तो अगर लोकसभा को चलना है राइट, तो कितने मेंबर चाहिए उस दिन? कम से कम 55 मेंबर्स चाहिए ही होते हैं। 55 मेंबर्स नहीं आएंगे, लोकसभा नहीं चलेगी। सेम राज्यसभा 25 मेंबर नहीं आएंगे, राज्यसभा नहीं चलेगी, वो फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन नंबर कुछ मिनिमम नहीं है। इट मे बी 150 ऑल्सो, इट मे बी 55 ऑल्सो, ये भी हो सकता है। तो मिनिमम नंबर डिफाइन नहीं होता इन केस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। वहां सिर्फ जो नंबर डिफाइन होता है कि कितने वोट चाहिए, तो वोट कितना चाहिए? सिर्फ 50% प्लस 1 वोट मिल गया, दैट बिल विल बी पास्ड। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे? 40 जजेस। अगर 100 ही वोट आया तो नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा ना, फिर कास्टिंग वोट जाएगा वो। अब या तो जो आपके लोकसभा के स्पीकर है वो उन पर डिपेंड करता है कि वो रीवोटिंग करवाएं या फिर वो भाई साहब वोट देंगे अपना आप। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। वीटो नहीं बोलेंगे, कास्टिंग। वीटो अलग होता है। वीटो मतलब क्या? मैंने मना किया, बिल लैप्स, वो अलग हो गया वीटो। इट्स अ कास्टिंग वोट, दैट इज फाइनल डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ टाई, ठीक है। बट नॉर्मली इस पे री करवाते हैं वोटिंग वहां पे। तो इट इज सिंपली, और ये वाला पार्ट हो गया इस तरीके से, ये समझा, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी इज वेरी सिंपल ऑल्सो। अब मामला कहां आता है क्रूशियल? स्पेशल मेजॉरिटी में। क्यों? यहां पे दोनों के नंबर डिफाइंड है कि उस दिन जिस दिन वो बिल प्रेजेंट होगा कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए वो भी, और फिर कितने मिनिमम वोट्स चाहिए वो भी। समझ में आया? सिंपल में क्या था? सिर्फ मिनिमम वोट्स बताए गए थे, बट इन स्पेशल डिफाइंड दोनों होगा। कौन सा? मिनिमम मेंबर्स का नंबर भी और मिनिमम वोट्स का नंबर भी, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज सी हमारे यहां पे अलग अलग टाइप की मेजॉरिटीज होती हैं। विद इन द स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग कॉज के लिए नंबर अलग अलग है। इसलिए मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, इट इज ओनली फॉर अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब अगर लोकसभा में बिल आया, कितने मेंबर हैं? 543। उस दिन कम से कम टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे। प्रेजेंट ही उतनी जरूरी है। मतलब कितने लोग चाहिए कम से कम? 272 के आसपास कुछ है ना, या 273 के आसपास है कुछ। हाँ, इतने मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए तभी काम बनेगा। इससे कम मेंबर आएंगे तो बिल पे वोटिंग नहीं होगी। समझा? अब ये जब 273 वोट करेंगे ना, ठीक है, तो उन टोटल में से 2/3 लोग एटलीस्ट वोट करने चाहिए सपोर्ट में। कितने लोग? 2/3। लेट से अगर कितने मेंबर आए थे उस दिन? 300, तो कम से कम 200 लोगों ने वोट किया हो उस बिल के सपोर्ट में। उस बिल के सपोर्ट में ये है स्पेशल मेजॉरिटी। इट इज नॉट दैट इजी। तो इसमें रुक जाना भाई, अभी सिर्फ पहले यहां तो रुके, क्योंकि उसमें 2 टाइप थे ना, एक में सिर्फ यहीं रुक जाएगा और एक में स्टेट में जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं, राइट।
तो यहां पे समझा प्रोसेस। अब और रिमेंबर दोनों हाउस में सेम क्राइटेरिया है। ये कहां पास हुआ? लोकसभा के अंदर। अब कहां जाएगा? यहां 245 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब 245 का 50% प्लस 1, उतने मेंबर्स कम से कम उस दिन होने चाहिए राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अब ये मानो कि भाई कितने मेंबर आए थे उस दिन? 150 आए थे। कितने आए थे? 150। अब इस 150 कितना वोट चाहिए होगा? 2/3, मतलब कितने वोट्स? 100। किसने 80 वोट? 80 वोट कैसे होगा भाई? ठीक है, तो इस तरीके से यहां 200 वोट करेंगे और यहां 100 वोट करेंगे, मतलब जितने लोग उस दिन प्रेजेंट है उनका 2/3, राइट। तब कहीं जाके वो स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट बिल पास होगा और इसके बाद जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जिनके पास इसके रिगार्डिंग कोई पावर नहीं है। इतना समझा पूरा? ठीक है। व्हाट इफ भाई पास कहां पर हो गया? लोकसभा में, पर राज्यसभा में नहीं वोट मिल पाए। राज्यसभा में लोग चले गए अगेंस्ट, 150 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया। ये भी होता है बहुत बार। बिल वहीं खत्म हो जाएगा। वो क्या होगा? वहीं पे खत्म। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है वापस लाना, नया बिल फिर से करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट के लिए। अगर ये कोई नॉर्मल बिल होता है ना तो 6 मंथ तक कौन वेट करता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बुलाते? ज्वाइंट सिटिंग, और वहां पास करवा देते। बट नॉट इन केस ऑफ अमेंडमेंट। कोई भी एक हाउस अगर उस पूरे बिल को रिजेक्ट कर दे, वो बिल ऑन द स्पॉट लैप्स हो जाएगा। ऑन द स्पॉट लैप्स, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इतना पार्ट समझा? ठीक है, तो ये है प्रोसेस किसका? स्पेशल मेजॉरिटी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल में भी लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा ही होगा, दोनों में पास करना है। दोनों में पास करना पड़ेगा, लेकिन वो ना टर्म वहां का नंबर अलग होगा वो, लेकिन जाएगा दोनों हाउसेस में वो। और उधर के एक पे कैंसिल किया तो खत्म। ठीक है, देखो सिंपली ज्वाइंट हिटिंग बुलाई जाती है नहीं इस चीजों के लिए। ठीक है, अब पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है आपकी, ठीक है, इनके बीच में सिर्फ पावर का डिफरेंस एक ही है। जब कौन सा बिल आएगा? मनी बिल। बस उस केस में लोकसभा एकदम क्या बन जाता है? पावरफुल। बाकी सारे मैटर्स में दोनों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। और जितने अदर बिल्स हैं अपार्ट फ्रॉम मनी बिल, उन सबको दोनों हाउस में पास करना जरूरी है। इतना बस ध्यान में रखो। ऑटोमेटिक जहां भी कहीं कुछ दिख जाए अपार्ट फ्रॉम मनी बिल, तुमको टिक मारना ही है। इट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब अगर इफ नहीं हुआ पास तो जॉइंट स्कीम बुला सकते हैं 6 में किसमें बुलाना है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं बुला सकते, खत्म। उसमें जाएगा, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, लिखा हुआ है क्लियर कट, यू कैन नॉट। अगर रिजेक्ट हो गया बिल तो नया बिल फिर से लेकर आओ, फिर पास कराओ लोकसभा में, फिर कहां भेजो? राज्यसभा में। तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, बस इतना याद रखो तुम सब। सिंपल और स्पेशल दोनों के लिए। हाँ, अभी इतना याद रखो। सिंपल मेजॉरिटी में नॉर्मली होता ही नहीं है कभी, क्योंकि वहां पे कहीं भी दिया ही नहीं गया है। लेट्स से आर्टिकल 4 इट डज नॉट टॉक्स अबाउट कि ज्वाइंट सिटिंग इसके लिए बुलाया जाए करके, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में तो कतई नहीं है। इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ज्वाइंट सिटिंग विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इट। स्कोप है, लेकिन बुलाया जाता नहीं है नॉर्मली उसके लिए। यहां स्कोप भी नहीं है एक पैसे का, नॉट अ सिंगल पर्सन, बिकॉज ये मेंशन्ड है कि आप नहीं बुलाओगे इसको ज्वाइंट सिटिंग को। अब लेट से ये बिल ऐसा था जिससे स्टेट्स के राइट्स हर्ट हो रहे थे। किसके? स्टेट के राइट्स हर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो पहले बिल कहां पास होगा? पार्लियामेंट में, विद विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। फिर सारे स्टेट्स में जाएगा और उन सारे स्टेट्स में कितनों का अप्रूवल चाहिए? एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का। ठीक है, अब अगेन स्टेट्स का अप्रूवल किस फॉर्म में? जो स्टेट्स की विधानसभा है वहां ये बिल्स जाएंगे और वहां भी क्या होगा इनके ऊपर? वोटिंग। बट उन विधानसभा में जो वोटिंग्स होंगी ना, दैट वोटिंग विल बी डन बाय
सिंपल मेजॉरिटी। स्टेट्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी? स्पेशल मेजॉरिटी की। हर स्टेट में अगर उसको पास करना है, इट कैन बी पास्ड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, और फिर बिल पास कहां पे जाएगा? होके वापस इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, और वहां से प्रोसीड हो जाएगा आगे के लिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे यहां पे अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर तो जॉइंट सिटिंग अमेंडमेंट बिल के एक्सेप्ट नहीं है। ये बुलाते हैं। क्यों बुलाएंगे ज्वाइंट I'm सिटिंग? not talking about constitution amendment के इसको छोड़कर। हाँ, आएगा उसके लिए। कितनी बार बात ज्वाइंट सिटिंग की बात हमने की है ना ऑलरेडी, आई थिंक सो। जब पढ़ाया था लेजिस्लेचर, तब कैसे बात नहीं की थी हमने उसके रिगार्डिंग? ऑल थिंग डिस्कस्ड, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स सब डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। डन, इतना पार्ट समझा? ठीक है। आर्टिकल 368 इतना ही है, ये समझ गया ऑलमोस्ट, सारा गेम हमारा ओवर। बट अब इसमें आता है रोल गवर्नमेंट्स का। कुछ पास्ट में हमारे यहां पे गवर्नमेंट्स रही जिन्होंने कुछ ऐसे अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए। क्या किए? अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए, जिससे कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थे वो क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, भाई हमारे यहां पे जो रोल है किसका? द रोल ऑफ, भाई इनका रोल यह है कि दे आर द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर भी इनके पास है, तो इसलिए बोला है कि गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? जुडिशरी है। व्हाट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिड, भाई उन्होंने ऐसे अमेंडमेंट लाए कि हम जो लाएंगे अमेंडमेंट उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यस, कंट्रोवर्शियल टाइम ऐसे नहीं बोलते हम उस टाइम को पूरा। शी ब्रॉट दोस काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, और एक नहीं, वो अमेंडमेंट लाती थी, सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट बात करता था, फिर वो उसके अगेंस्ट अमेंडमेंट लेकर आती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट अपना रूलिंग, फिर वो वापस लेकर आती थी। तो दोस फाइट्स वर गोइंग ऑन। ठीक है, यस, पूरा कैट फाइट था, और वो कैट फाइट खत्म कब हुआ? केशवानंद भारती केस के बाद। वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया पता है? बिकॉज दिस थिंग वाज बिकमिंग, मतलब एक रेगुलर अफेयर बन गया था, हर साल होता ये चीज। गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करती पार्लियामेंट में लाके, सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नलीफाई करती थी, ये बोल के कि दिस इज कंप्लीटली व्हाट? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर गवर्नमेंट वापस किसी और वर्डिंग्स में वही अमेंडमेंट लेकर आती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट यही बात बोलता था, राइट? और इससे क्रिएट हो रहा था कंफ्यूजन इंडिया के गवर्नेंस के अंदर, राइट? तो इसीलिए जब 1973 में एक बहुत ही फेमस केस आया फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, फाइल्ड बाय वहां के जो मॉन्ग थे, ठीक है, केशवानंदा भारती, ठीक है, फ्रॉम केरला ही वॉज। तो केरला में क्या हुआ कि केरला में गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है वहां पे, और टेंपल मैनेजमेंट की पावर गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है। किसकी पावर? टेंपल मैनेजमेंट की। एंड इफ यू सी आर्टिकल 26, जो क्या बोलता है? एवरी रिलीजन विल बी हैविंग देयर ओन पावर, कि वो अपना जो रिलीजन है उसकी जो एसेट्स है उसको मैनेज कर सकती है। तो जब केरला गवर्नमेंट का वो रूल आया, वो लॉ आया, सो दैट केशवानंद भारती वो मठ से निकले और कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल के? इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, ठीक है। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अब ये फाइट्स बहुत लंबी चल रही है, राइट? 13 जजेस का बेंच बना। कितने? 13, वन ऑफ द बिगेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली क्या होता है, जो कोई भी मैटर्स आते हैं ना, उस पर 2 जजेस 3 जजेस सुनवाई करते हैं। हाँ, अगर कोई भी मैटर होता है विच इज नोन एज मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मिनिमम 5 जज होने चाहिए। कितने? 5 जजेस, राइट? लेकिन ये मैटर इतना बन गया क्रूशियल, कितने बैठे वहां जजेस? 13 जजेस ऑन अ सिंगल मैटर। नहीं, तभी तो सिग्निफिकेंट है ना ये, कि इसको कोई 5 या 6 जज नहीं, कितना? 13 जजेस के बेंच ने पास किया इस ऑर्डर को। और रिमेंबर, अगर कल को किसी को चेंज करना पड़ेगा ना इसको, सुप्रीम कोर्ट को अपना ही ऑर्डर, तो नेक्स्ट टाइम वो जो बेंच बैठेगी, इट शुड बी हायर देन 13 जजेस, हायर देन
तभी वो केशवानंद भारती केस में जजमेंट जो आया था उसको रिवर्ट कर सकती है वापस, उसको चेंज कर सकती है वापस, ये रिक्वायरमेंट है। तो कल को लेट से हमारे जो आए जजेस कि उनका मन है कि नहीं इसको हटाओ, जो जजमेंट आया था कब 73 में, तो दे हैव टू एटलीस्ट मेक अ बेंच ऑफ 14 और 15 जजेस। 15 होता है नॉर्मली बिकॉज दे वर्क इन ऑड नंबर्स, क्योंकि फिर जजमेंट पे एटलीस्ट दे कैन रीच ऑन कंक्लूजन। लेट्स अगर 14 जज ही बैठ रहे हैं तो 7 + 7 हो जाएगा, वो टाई हो गया वहां पे। सो वो ऑड नंबर्स में आता है नॉर्मली। कौन से बेंचेस में? जब मामला किसका हो? कॉन्स्टिट्यूशन का हो। इट्स 5, 7, 9, 11, 13। तो अभी कितना था इसमें? 13 जजेस। किसमें? द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। इतना पार्ट समझा? पर्सन थे, ठीक है, जो कहां से थे? फ्रॉम दी केरला, जो हमने बात की अभी कि वो एक रिलीजियस मठ के पुजारी थे, राइट। तो जब केरला गवर्नमेंट ने बोला कि हम पूरा टेंपल का मैनेजमेंट अपने अंडर ले लेंगे, ही रीच टू सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या है? मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जजमेंट दिया उस केस पे, तो बोला कि यार ये जो रोज के लफड़े है ना बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट, लेट्स फिनिश इट हियर, राइट। और बनाई 13 जजेस की बेंच, और एक नया टर्म उस टाइम पे कॉइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या टर्म दिया वहां पे? बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या था टर्म? देखो ये एक्चुअल में था जस्ट टू फिनिश दिस फाइट, बिकॉज ये था एज पर इंदिरा गांधी जो अमेंडमेंट लेकर आती थी उनके अकॉर्डिंग कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, एनीथिंग, कंप्लीटली। अब इशू क्या है? अगर तुम बात करो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? वो लॉज, वो अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट को छीनते हो आपसे, वो इलीगल होंगे। वो क्या होंगे? इलीगल। मतलब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने इवन इसको भी चेंज कर दिया था, इसका डेफिनेशन। क्या बोला? 13 में क्या बोला हुआ है कि कोई भी लॉ किसके अगेंस्ट होगा? अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, वो लॉज क्या होंगे? इलीगल। पता क्या लिखा वहां पे डेफिनेशन में? अमेंडमेंट्स आर नॉट द लॉज, अमेंडमेंट्स आर नॉट द लॉज, सो दे कैन टेक योर फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ऐसे अमेंडमेंट हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑन दैट साइड कि भाई गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू बिकम एब्सोल्यूट, हम तो जाएंगे वही करेंगे। इवन दे केम टू दैट लेवल कि दे कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेट्स फिनिश दिस मैटर हियर ओनली। क्या बोला? ओके, दो पार्लियामेंट हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 68, yes, they can amend any part of the constitution, but उससे क्या चेंज नहीं होना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट की जो पावर थी उसको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ कंट्रोल क्या लगाया उसके ऊपर? बेसिक स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को गवर्नमेंट आर्टिकल 25 ही रिमूव कर दे, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट वाला, तो कल को जो नेचर है इंडिया क्या बन जाएगा? फ्रॉम सेकुलरिज्म टू द वन रिलीजन, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यू कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज सेक्युलरिज्म क्या है हमारा? बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसा है कि पार्लियामेंट पार्ट कुछ भी चेंज कर ले, किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है, बट वो क्या टच नहीं करेगी? बेसिक स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट समझना मतलब वो बेसिक फिलॉसफी जिसके ऊपर वो पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है हमारा, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुम बोलो सर इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं? कोई टर्म्स फिक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको टाइम टू टाइम रीडिफाइन करती है। क्या करती है? रीडिफाइन। फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म, ठीक है, सोवरेनिटी, वो सब चीजें आएंगी उसके अंदर, बट कोई उसकी फिक्स लिस्ट है क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर अपने पास रिजर्व रखी है। बहुत नहीं बड़ी है ना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है तो इट गिव्स अ आर्ग्यूमेंट अलोंग विद दैट, ठीक है। साथ साथ वो कोट करता है
उस प्रोविजन को जहां से उस चीज को वो इंटरप्रिटेट कर रहा है। बट अगर सर वो चीज पार्लियामेंट को सही नहीं लगती है तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगा? अगेन इंडिया में कोई सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो उस जजमेंट को वापस चेंज करेगा नया लॉ लाके। हाँ, अमेंडमेंट, क्योंकि इंडिया में ओनली वन थिंग इज सुप्रीम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में सुप्रीम क्या है? जुडिशरी, यूके में गवर्नमेंट, बट इन इंडिया इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और ये कैट फाइट क्यों पॉसिबल था? बिकॉज दोनों के पास राइट्स है अपने अपने, ठीक है। कि गवर्नमेंट लॉ बनाती थी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद को चेंज करने के पार्लियामेंट अलग से लॉ बनाती थी, क्या बन गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि दोनों के पास वो पावर्स हैं। समझा इतना पार्ट? ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका? इवॉल्विंग इन नेचर। क्या है? इवॉल्विंग इन नेचर। ये कोई नाम दिया नहीं वहां पे कि हाँ यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल को कुछ और भी टर्म्स इसके अंदर ऐड कर दे। लेट्स से सुप्रीम कोर्ट एंड प्राइवेसी किसके अंदर? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस कैन बिकम व्हाट? बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट यू कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और 1973 से अब तक जो पूरा काम चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, जो बैलेंस बना हुआ है। गवर्नमेंट ज्यादा एक्सेसिव स्टेप्स नहीं ले पा रही है, कोई भी गवर्नमेंट्स हो, विथ फुल मेजॉरिटी या फिर इन कोएलिशन, अभी तक कंट्रोल में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती। समझा पूरा पार्ट? ठीक है। तो यही है हमारा ओवरऑल, ठीक है, टॉपिक ऑफ अमेंडमेंट्स। इसमें और कुछ एडिशनल पार्ट नहीं आने वाला। ठीक है। तो सिंपली यू नीड टू सी कि भाई हमारे यहां पे अमेंडमेंट का कौन सा आर्टिकल है? 368। कुछ अमेंडमेंट्स जो रूटीन मैटर्स है वो इसके एम्बिट से बाहर है, वो किससे पास होंगे? और जो इसमें किससे पास होंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से। इसके दो पार्ट डिस्कस किए थे। स्पेशल मेजॉरिटी ओनली बाय पार्लियामेंट, और यहां पे क्या था एक और? पार्लियामेंट प्लस स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स बोलेंगे इसको। ठीक है। और वो फिर वहां से पास होगा। वोटिंग नंबर समझ में आया था, कितने लोग चाहिए प्रेजेंट, फिर जितने प्रेजेंट हैं उनमें से कितना वोट चाहिए उनको। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग गोज ऑन। ठीक है। और फिर इस पावर कंट्रोल किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? केशवानंदा भारती केस। दिस इज हाउ इट गोज ऑन, राइट। और अगेन हुआ क्या बताए, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने फिर ट्राई किया। इवन आफ्टर दैट जजमेंट 42nd अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने फिर की कोशिश क्या करने की? उस बैलेंस को बिगाड़ने की। सुप्रीम कोर्ट फिर से आया जजमेंट लेके, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया, बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज है, फॉलो करो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है हमें। कुछ भी डाउट यहां तक? मिनरवा मीन्स क्या है? केस था एक 1980 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है। तो वहां पे जजमेंट में इशू ये था कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को दे रही थी प्रायोरिटी। किसको? डीपीएसपी को प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया और उसमें उसने वापस क्या असर्ट किया? बेसिक स्ट्रक्चर नाम के टर्म को। स्पेशल मेजॉरिटी तो स्टेट में एक ये आ गए, जीएसटी एक टॉपिक आ जाता है। हाँ। और क्या टॉपिक आएगा? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो मैटर्स होते हैं लिस्ट वाले, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको चेंज करना हो। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड, बिकॉज जो इंडिया का प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, नॉट ऑफ सेंटर, उसके हो गए। तो लक्ष्मीकांत पूरी लिस्ट दी हुई है वहां पे क्लाइंट से, जितनी मैटर्स है वहां पे, टैक्सेशन हो कुछ भी हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो वही सब चीजें यहां पे दी हुई हैं कि कौन कौन से मेजॉरिटी के प्रोसेस हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर क्यों नहीं है
कि वाई प्रेसिडेंट कैन नॉट रीसेंड दैट बिल, कि एक बार सोच लो इसके ऊपर, बिकॉज वीटो पावर उस पे प्रेसिडेंट यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता? बाकी बिल में तो अलाउड है उसको, बट इस बिल में अलाउड क्यों नहीं है? स्टेट्स का कंसर्न नहीं, ऐसा मामला है कि भाई मामला कौन सा है अमेंडमेंट का, कौन सी बुक में? रूल बुक के बुक में। तो उसमें जो लोगों के कौन है रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको मिलेगी प्रायोरिटी बिकॉज दे आर इलेक्टेड पीपल। ठीक है, इसीलिए वो लॉजिक है उस पर। देखो यहां पे दिया हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कितने चेंज हुए थे? 53 आर्टिकल्स। इसलिए नाम दिया गया क्या इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर यहां पे दिया हुआ है दैट बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। यार यहाँ पे केशवानंद भारती है, राइट। तो ये वाला पार्ट समझ में आया पूरा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, इसके बारे में। सर इंदिरा गांधी जी कौन सा 13 में चेंज करना चाहती थी आर्टिकल में? किसमें? आर्टिकल 13 में क्या करना था? 13 में चेंज कर दिया था कि जो टर्म था उसके अंदर, टर्म क्या था कि भाई कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो लॉ क्या होगा? इलीगल, अनकंसिस्टेंट। उसमें उन्हें एक टर्म क्या ऐड कर दिया? अमेंडमेंट्स को लॉ नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट्स को लॉ नहीं माना जाएगा मतलब अमेंडमेंट्स कैन टेक फंडामेंटल राइट्स किसी का भी। तो वर्डिंग ही चेंज कर दी पूरी, और वर्डिंग चेंज करके क्या सोचा कि फिर आगे से फंडामेंटल राइट्स को कभी भी जब भी मन चाहा मॉडिफाई कर लेंगे। एज पर मिनर्वा मिल्स जजमेंट वो बोला गया बाय सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ बैलेंसिंग व्हील, इट इज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। ये किसका लाइन है? सुप्रीम कोर्ट का। किस केस में? मिनर्वा मिल्स केस में। इतना याद रखो, क्योंकि अब ये भी क्या है डिबेट कि डीपीएसपी हावी होना चाहिए या फिर फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कुछ नहीं। आर्टिकल 38 एंड 39, 38 एंड 39 डीपीएसपी के हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में बात करते हैं समाज में इनइक्वालिटी को दूर करने की। किसको? इनइक्वालिटी को दूर करने की। उनको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो 14 और 19 जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट के हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। ठीक है, जब लक्ष्मीकांत आएंगे तब समझेंगे इसको डेप्थ में जाके कि ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देखो अब एक्चुअल में इसमें जो जाएगा पूरा केस, यू नीड टू डिस्कस इवन आर्टिकल 31 ABC, 31 ABC। ठीक है, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ 39, 38, 31 एंड आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो पॉवर्टी रिमूव वगैरह करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये बोला कि यार जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स होंगे उस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट वो रन करेगी एंटरप्राइजेस, और जब गवर्नमेंट रन करती है एंटरप्राइजेस वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ सैलरी वगैरह। ठीक है भाई, तो वो ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट पे है ऑलरेडी 38 और 39 के अंदर। वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मेल और फीमेल के बीच में जो इनकम गैप होती है, इनकम इनइक्वालिटी, उसको दूर करना किसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीपीएसपी में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई बात नहीं, दूर करेंगे इसको। कैसे? गवर्नमेंट की क्या स्टैब्लिश करके, बिकॉज ये कहां होता है डिस्क्रिमिनेशन? प्राइवेट सेक्टर में। कहां पर होता है? इन द प्राइवेट सेक्टर। सीईओ की सैलरी है 25 करोड़ रुपए और जो काम कर रहा है सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए। ये क्या हो रहा है? वेल्थ इनइक्वालिटी ना। कुछ के पास बहुत है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है। और इवन प्राइवेट कंपनीज में मेल और फीमेल को सेम काम करने के अलग अलग सैलरी मिलती है।
ये होता है जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अब से वो काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। मतलब अब उस सेक्टर को सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी और उसके थ्रू हम क्या लाएंगे वहां पे? इक्वालिटी। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो नो वन इज ओनर, एवरीवन इज व्हाट? एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट हर एक काम के लिए किसी भी जेंडर के पर्सन को सेम पेमेंट देने वाली है। समझ में आया? आ रहे ना, पहले चले जरा, ठीक है। तो 38 और 39 की बात की हम लोगों ने, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में याद है राइट टू प्रोफेशन। भाई आपको अपना मनचाहा प्रोफेशन, मनचाहा बिजनेस करने का अधिकार भी है, सुना होगा इसके बारे में, 19 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को मोनोपोलाइज करती है तो भाई जो लोग ऑलरेडी वहां काम कर रहे हो क्या बोलेंगे? वो इट इज अ आर्टिकल 19 का वायलेशन है ना मेरे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा हूं अपना न्यूज चैनल, क्या ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। कल गवर्नमेंट क्या आगे बोले कि नहीं आज से इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी क्या? न्यूज चैनल। मतलब गवर्नमेंट की आगे मोनोपोली, ठीक है। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्या बोलूंगा? भाई आर्टिकल 19 के थ्रू क्या है? मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं किसी भी प्रोफेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकता हूं, था ना ये राइट। बट अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि नहीं यार, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इन इक्वालिटी को रिमूव करने के लिए सम टाइम कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है विद द आर्टिकल 19। और ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 31 में लिखी गई है। समझ में आया? बिकॉज नहीं आएंगे ना उस पर, कुछ चीजों के लिए सिर्फ। तो 31 इसलिए फंडामेंटल राइट्स में काउंट नहीं होता है, वो उसके एक्सेप्शन में काउंट होता है। 31 ए बी और सी, 31 ए बी और सी, राइट। तो जब लक्ष्मीकांत आएगा तब ये आएगा और डिटेल में, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल था कि कैसे काम कर सकता है ये, कि इन चीजों को समटाइम पूरा करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, कुछ, ना कि सारे। सिर्फ यहां भी क्या बोला है? 14 और 19 पे ही कॉम्प्रोमाइज होगा, किसी और पे नहीं होगा। आएंगे, ठीक है। पहले पुराना याद कर लो यार, नया पढ़ेंगे जब लक्ष्मीकांत आएगा तब। पहले फर्स्ट पढ़ के आओगे सारे एफआर एग्जैक्टली हैं क्या। अभी इतना रखो लिमिटेड, फिर हमें आगे बढ़ना है टुवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट्स। ये बोल रहे हैं स्लाइड से, ये चलो ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोकल गवर्नमेंट? जो डिस्कस किया हमने विद द एग्जांपल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज। तो जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू इंडिया, वी ऑलवेज से इन इंडिया वी हैव अ 3 टायर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। कितना? 3 टायर। टॉप पे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पे कौन आती है? स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड लेवल पे कौन सी है आपकी? लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ क्या लोकल गवर्नमेंट कोई इंडिया के लिए नई चीज है क्या? नहीं, बिकॉज इंडिया में जो पंचायत चलती आई है गांव के अंदर, ठीक है, इट इज समथिंग जो कि एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन है। क्या है? अपने आप में एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन है। और रिमेंबर, ब्रिटिशर्स के आने तक वो अपने आप में ऑटोनोमस थी। क्या थी? अपने आप में ऑटोनोमस। दिल्ली में कौन रूल कर रहा है डज नॉट मैटर, बिकॉज इवन जो दिल्ली में रूल करते थे, वेदर इट वॉज राजपूत्स, सल्तनत और मुगल्स और मराठास, सबका एक काम था, इन गांव वालों से टैक्स लेना। सिर्फ क्या लेना? टैक्स। बाकी गांव वालों को जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें वो क्या कर रहे हैं? किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। तो इंडिया में वी हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लोकल गवर्नेंस का, कि जहां पे गांव लेवल के अफेयर्स कौन करता था? खुद गांव के लोग, खुद गांव के लोग। नाउ इफ यू रिकॉल लगान मूवी, देखा है, ठीक है।
उसमें होता क्या है, जब डिमांड रेस करते हैं वो लगान के लिए कि भाई यू हैव टू पे टैक्स, अब वहां पे पूरा गांव अपने सरपंच के साथ गया, वहां पे पूरा स्टेट नहीं गया, सिर्फ कौन गया, गांव, बिकॉज हर गांव अपना खुद का इंटरेस्ट खुद सर्व करता था, राइट। किसके पास गए, ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास, क्या डिमांड करने के लिए कि हमारे गांव का लगान माफ कर दो। कहीं यूज किया कि नहीं पूरे लगान माफ कर दो इंडिया का, नहीं। अब ये लोकल गवर्नेंस इतना स्ट्रांग क्यों था, बिकॉज भाई एक गांव में, एक लोकल एरिया में नॉर्मली कौन लोग रहते हैं, योर ब्लड रिलेटिव्स। कौन रहते हैं हमेशा, आपके ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। दैट कनेक्शन वाज व्हाट, बहुत सिमिलर। दूसरा, जो भी एक एरिया में रहते हैं इनकी लाइफस्टाइल भी कैसी होती है, ऑलमोस्ट सेम। भाई जो लोग रहते हैं हिली एरियाज में, रिच हो या पुअर हो, दे हैव टू फेस सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। जो सी रहेंगे एरिया में उनके सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए ये बॉन्डिंग्स बड़ी स्ट्रांग थी, इनके इंटरेस्ट, इनके कंडीशंस क्या थे, सिमिलर थे। तो इसीलिए हमारे यहां पे लोकल गवर्नेंस वर मोर प्रोमिनेंट अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग फॉर्म में। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब हम अपनी बात कर रहे थे आगे की प्रोसीडिंग, ठीक है, तो ये बात उठी कि भाई अब आगे प्रोसीड कैसे किया जाए, कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करे हर एक पार्ट के लिए, या फिर ग्रास रूट लेवल से प्लान्स मंगाए जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि ये था हमारे यहां प्लानिंग कमीशन। भाई क्या काम था प्लानिंग कमीशन का, पूरे इंडिया के लिए प्लान्स बनाओ, पूरे इंडिया के लिए प्लान्स बनाओ। बट इमेजिन करो ना, क्या एक प्लान पूरे इंडिया के लिए सूटेबल हो सकता है क्या? भाई हमारे यहां पे 16 टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। कितने? 16। अब अगर राइस प्रमोट करना है, राइस कल्टीवेशन, ओके, इट इज गुड, इट कैन बी, हो सकता है कहां पे, केरला में, बिहार में, ठीक है, और इन द पार्ट्स ऑफ पश्चिम महाराष्ट्र। बट क्या राइस कल्टीवेशन होगा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, बुंदेलखंड में, तेलंगाना में? नहीं पॉसिबल है। तो ये वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं चल सकता है इंडिया में। क्यों? बिकॉज इंडिया की ज्योग्राफी हो, कल सब कुछ क्या है यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड, ठीक है। और इसीलिए इवन द महात्मा गांधी ने भी उस टाइम कहा था कि भाई किसकी सेम कंडीशन है, गांव की। भाई जो लोग एक गांव में रहते हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, कल्चरल सब चीजें क्या होती हैं, सेम। तो उन्हें अपने लेवल पे क्या चाहिए, उनकी नीड अपनी होगी जो डिफरेंट होगी दूसरे गांवों से। तो होना क्या चाहिए इंडिया में, जो विलेजेस हैं वो क्या होने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्न्ड, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्न्ड। और इसके लिए टर्म भी दिया था उन्होंने, ग्राम स्वराज। कौन सा? ग्राम स्वराज। तो उनका तो ये बोलना था कि गवर्नमेंट कहां काम करनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनका सिर्फ एक काम होना चाहिए, फाइनेंस और जो बाकी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है? अब भाई मुझे मेरे गांव में स्कूल ऑलरेडी है, रोड ऑलरेडी है, मुझे कॉलेज चाहिए, मेरा गांव प्लान करेगा उस चीज को। एक गांव की रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ है बट वहां ड्रेनेज नहीं है, तो वो गांव अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा ऊपर, और ऊपर से फंडिंग आएगी, भाई ठीक है अपना काम ये कर लो। बट इशू ये था कि जो बाकी हमारे लोग थे, लीडर्स थे हमारे, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर BR अंबेडकर, इनका यह बोलना था कि भाई रूरल इंडिया बैकवर्ड है। क्या है? बैकवर्ड। क्या लोग वहां पे अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं? नहीं। अब बिना अवेयरनेस और बिना एजुकेशन के क्या वो अपने लिए इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे? अभी नहीं। और उस टाइम पे इशू क्या था भाई, इंडियन विलेजेस के अंदर इनइक्वालिटी और इनजस्टिस दोनों हाई लेवल पे था। कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट वर डोमिनेटिंग। तो होता क्या, अगर विलेज को आप देते भी ऑटोनॉमी तो डोमिनेट कौन करता? सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट। तो सोशल इनजस्टिस तब भी प्रिवेल करता, ठीक है। वुमेन्स को राइट्स थे नहीं गांव के अंदर, तभी भी आपका जेंडर जो था इनजस्टिस प्रिवेल करता। तो ये बोला गया कि नहीं, रूरल एरियाज को कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी जा सकती किसी भी हाल में राइट नाउ, जो सिचुएशन थी 1947 की। इवन डॉक्टर BR अंबेडकर ने टर्म भी दिया था कि रूरल इंडिया इज व्हाट, अ मड जिसमें लोग कहां बिजी हैं,
इनटू द कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। और इंडिया को इससे बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आने के लिए एक ही ऑप्शन है कि भाई हमें स्टेट और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनानी पड़ेंगी जो रिफॉर्म्स लेंगी, रिफॉर्म इनिशिएट करेंगी, राइट। तो महात्मा गांधी कंप्लीटली नो आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर आंबेडकर कंप्लीटली उसके अपोजिट में थे, स्पेशल जो उस टाइम पे कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। इवन एक और कंसर्न क्या था, कंट्री का हुआ था पार्टीशन। क्या हुआ था? पार्टीशन। अगर हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाते और उनको क्या देते, ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा, तो इंडिया के और भी क्या हो जाते, डिविजन्स। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि फॉर नाउ हमें नेशनल स्पिरिट प्रमोट करना है, तो स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट। बट हाँ, उन्होंने एक चीज किया, बिकॉज एवरी वन ऑफ देम वर नोइंग वन थिंग, कि इंडिया को एक ही तरह के जो पॉलिसी है उससे हम रन नहीं कर सकते, लोकल लेवल पे कुछ तो चाहिए हमें। इसलिए क्या बोला, अभी तो फिजिबल नहीं है और चाहिए भी नहीं, बट इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 इंसर्ट कर दिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। क्या लिख के? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। और सी डीपीएसपी में जो भी चीज लिखी होती है उसमें भाई क्या किया जाए, एक्सपेक्टेशंस कि इन नियर फ्यूचर जब भी फिजिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, तब गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। भाई उस टाइम नहीं पॉसिबल था टू मेक इट मैंडेटरी, कहां डाल दिया उठा के? डीपीएसपी के अंदर, कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट समझेंगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज पर सिचुएशन उसको अप्लाई करेंगी, राइट। तो यहां पे शुरू हुआ सिस्टम पूरा, ठीक है भाई। लोकल गवर्नमेंट क्यों चाहिए, वी ऑल नो। लोकल लेवल की नीड्स अलग हो सकती हैं एज कंपेयर टू स्टेट लेवल, तो उनकी वो नीड्स पूरी हो, भाई जरूरी क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स का प्रेजेंस। तो यहां पे दिया हुआ है कि लोकल लेवल पे जो लोकल लोगों के इंटरेस्ट है, उनकी नीड्स है, उनको फुलफिल करना इजी है व्हेन यू हैव अ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब इंडिया में अगर हम बात करें, जो हमने बात किया जो था इंडिया का ट्रेडिशन ग्राम पंचायत, इवन हमारे यहां तो जस्टिस भी कौन करता था, ग्राम पंचायत, हर मैटर पे। मतलब एंशियंट और मेडिवल टाइम में एंटायर न्यूक्लियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस कौन था, विलेज। इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। एक टर्म सुना है, जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम नहीं, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर नेटिव महाराष्ट्रियंस? यहां के नेटिव्स कौन हो यहां के नेटिव्स, ठीक है। एक टर्म सुना है, बलूतेदार और बलूतेदारी सिस्टम? नहीं सुना है, पता है? शाबाश, सुना ही नहीं आज तक? नहीं। देखो नॉर्मली कैसा होता है, किसी भी एक गांव में तो नोटिस किया है कि एक कास्ट के लोग नहीं होते, अलग अलग मल्टीपल कास्ट के लोग होते हैं। क्यों ऐसा पता है? हमारे यहाँ पे गांव बनाए गए थे ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, कास्ट सिस्टम था, जिसमें हर एक कास्ट का अपना क्या था, स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन था, राइट। तो जब गांव बनाए गए ना, तो ऐसा बनाया गया कि इसी गांव में सारे कास्ट के लोग रहे। किसके लोग रहे? सारे कास्ट, सो दैट जिसको जो भी नीड हो वो उसी गांव में फुलफिल हो जाए, उसी गांव में फुलफिल हो जाए। इसको बोलते थे बलूतेदारी सिस्टम इन महाराष्ट्र, एंड नॉर्थ में बोला गया जजमानी सिस्टम। क्या बोला गया? जजमानी सिस्टम्स, कि जहां पे एक गांव के अंदर मल्टीपल कास्ट के लोग एक साथ रिजाइड करते थे, एंड दे वर डूइंग व्हाट, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर ईच अदर। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कैसे? लेट्स से एक बार्बर कास्ट भी होती है, किसी कास्ट, बार्बर्स की, नाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो वॉशरमैन होते हैं, धोबी, वो भी अपने आप में एक कास्ट होती है। लोहार, आयरन स्मिथ, उसकी भी अपनी एक कास्ट होती है, राइट। अब होता क्या था उस टाइम पता है, कि लेट्स से अगर बार्बर ने, ठीक है, सर्विस किसको प्रोवाइड की, यहां पे वॉशरमैन को। किसको? वॉशरमैन को। वो क्या करेगा, वो उसके बदले में उसके कपड़े धो देगा। यस, तो इट वाज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज,
एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो हमारी इंडियन और जो विलेज इकोनॉमी तो वो इस पे ही काम करती थी, और हर एक कास्ट का फिक्स था ऑक्यूपेशन, और उनके फिक्स थे कि हाँ भाई इनको काम मिलेगा उस घर के अंदर, वहां प्रोवाइड करना है क्या, सर्विसेज। सर्विसेज किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? सब आपस में ही लोग कर रहे थे एक्सचेंज। एक की नीड किसी और ने फुलफिल की, इसने किसी और की नीड फुलफिल की, और लेट से जो लोग क्या थे, सिर्फ फार्मिंग करते थे, वो वॉशरमैन की, नाई की, सबकी सर्विस लेके जब उसकी फसल हार्वेस्ट होती थी ना, तो उस फसल में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये था पेमेंट मैकेनिज्म। क्या था पेमेंट मैकेनिज्म। तो हमारे यहां पे करेंसी तो ब्रिटिशर्स लेकर आए, वो भी बाद में इंप्लीमेंट हुआ, अदरवाइज इट वाज सिंपली बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, थोड़ा बहुत यूज था करेंसी, लेकिन बहुत मिनिमल था। लाइक वो कहां इन्वॉल्व था, अगर आप बाय कर रहे हो गोल्ड, ज्वेलरी, तो उस टाइम पर ही सिर्फ करेंसी का यूजेस था इंडियन सोसाइटी के अंदर, अदरवाइज नहीं था। मुहर, ठीक है, मुहर, काउरीज, मतलब नहीं, हर जगह अलग अलग होता था वो। लाइक इन ओडिशा इट वाज काउरीज, शी शेल्स, उसको एज अ करेंसी वो यूज करते थे टिल 1817, जब तक बैन नहीं किया किसने, ब्रिटिशर्स ने आके वहां पे। तो वो हर जगह पर अपना अलग अलग होता था। ठीक है, तो विलेजेस इतने थे सेल्फ सफिशिएंट कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और उनकी इकोनॉमी क्या थी, सेल्फ सेंटर्ड, उसी एक गांव के अंदर, उसी एक गांव के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दी सिस्टम्स ऑफ बलूतेदारी एंड जजमानी सिस्टम इन इंडिया। इसको फॉर्म गवर्नमेंट ने किया है। लोग करते थे अपने लेवल पे, आपस में डिसाइड कर रहे हैं हमें ये सर्विस। बिकॉज उस टाइम पे कास्ट डिफाइन करती थी आपकी चीजों को कि आपकी कास्ट क्या है। वॉट एवर योर कास्ट, यू हैव टू गो फॉर दैट ऑक्यूपेशन। तुम हमारे किसी एक के ऊपर नहीं था वो कि तुम्हें क्या लेना है। तो होता क्या था, लेट से कोई पाटिल है, ठीक है, अगर वो पाटिल कोई अपना नया गांव बसाया उसने वहां पे, तो क्या किया, अलग अलग एरिया से एक फैमिली वॉशरमैन की, एक फैमिली नाई की, एक फैमिली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, बिकॉज हर एक कास्ट की रिक्वायरमेंट होती थी वहां पे। ठीक है, इवन योर चंभार्स, महार, मांग, ठीक है, जो पता ये कास्ट होती है हर्डर्स वाली, जो चलाते हैं भेड़ बकरी, वो कास्ट भी उनको चाहिए। आयरन स्मिथ, लुहार, हर एक कास्ट, कुएं से जो निकालते हैं पानी उसके लिए भी कास्ट होती थी, जो रिवर क्रॉस करने का बोट चलाते थे उनकी भी कास्ट होती थी, केवट। तो वो पाटिल क्या करता था, हर एक कास्ट के लोगों को लाके वहां पे एक गांव में स्टैब्लिश करता था। ब्राह्मण फैमिली फॉर रिचुअल्स, एक वैद लाइक डॉक्टर काइंड ऑफ, उसको लाके रख दिया वहां पे, एक कायस्थ हु डू द रिकॉर्ड काइंड ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे पूरे गांव बनाए जाते थे डेलिबरेटली, सो दैट सबकी नीड्स इसी गांव में पूरी हो जाए। और बीच में कौन, मतलब पाटिल, जो सबसे टैक्स वसूलता था, वहां का जमीन का ओनर भी था। ठीक है, और अगेन पाटिल यूज्ड टू पैट्रोनाइज दीज पीपल ना, मतलब एट मेनी प्लेसेस ये सिस्टम था, इट वाज फुल ऑफ कोऑपरेशन, फुल ऑफ कोऑपरेशन, कि मतलब अगर पाटिल घर पे कोई फंक्शन वगैरह है तो ये सभी लोग जाएंगे उस पाटिल घर पे और प्रोवाइड करेंगे क्या, सर्विसेज, और पाटिल देगा क्या उनको, इन रिवॉर्ड्स के समथिंग कैश, इन काइंड्स की चीजें प्रोवाइड करेगा। अरे कुछ भी हो सकता था, कैश, गिफ्ट, फूड ग्रेन, तो बहुत चीजें थी वहां पे। तो इस हिसाब से वो उस टाइम पे सिस्टम काम करता था। ये बलूतेदारी, जजमानी, इसको ब्रेक किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। क्यों, अगर एक गांव अपने आप में रहेगा सेल्फ सफिशिएंट, तो जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कौन करेगा, तो ब्रेक किया उन्होंने आके। और इसी पे कार्ल मार्क्स ने स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडियन विलेजेस 2000 साल तक क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट, इट हैज बीन फाइनली ब्रोकन बाय द ब्रिटिश एम्पायर। ये कुछ था सिस्टम, इतना पार्ट क्लियर है। तो ये सब चीजें कहां होती थी मैनेज, कंप्लीटली एट द विलेज लेवल पे होती थी। ठीक है, और अगेन उनके रूल्स क्या होंगे, इन सब का टेक केयर कौन करता था वहां बैठ के, पंचायत वहां पे करती थी रेगुलेशन।
लेट्स से एक अपर कास्ट फैमिली है या एक फार्मर है और वहां पे एक नाई की फैमिली है, बार्बर फैमिली, अपनी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। कल को अगर ये फैमिली उनको रिवॉर्ड ना दे इन रिटर्न, फूड ग्रेन ना दे या फिर उनकी सर्विस डिनाई करे किसी और को ऑप्ट कर ले, नॉट अलाउड, मैंडेटरी था। जो सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको सर्विस उससे ही लेनी है, एंड इट वॉज हेरिडिटरी, इट वॉज हेरिडिटरी थी वो सर्विसेज। अगर नहीं करोगे वो मैटर कहां जाएगा, पंचायत के अंदर। हेरिडिटरी मीन्स व्हाट, कि भाई अगर ये फैमिली था, इससे आप सर्विस ले रहे थे, आपके दादा, आपके जो थे परदादा, वो सब जुड़े हुए थे इनसे, और कल को आप बोलोगे नहीं नहीं हमको आप सर्विस किसी और से चाहिए, हाँ, अलाउड नहीं था। और अगर हुआ तो उस पर कौन था बैठ के ऊपर, रेगुलेटर, पंचायत, टू डू अ जस्टिस कि ये अलाउड नहीं है। The Patil was the only one who was heading the panchayat. Like Patil, and depends, mostly the Patils or the Brahmins. So that's like almost, like right there, setting it. No, ऐसे होता है नॉर्मली, बिकॉज अल्टीमेटली पाटिल को भी अपना इमेज बना के रखना है ना वहां पे। अगर पूरा गांव भी उसके अगेंस्ट हो जाए, होता क्या था इन टाइम्स ऑफ एडवर्सरीज, ठीक है भाई, पाटिल के पास पूरी फौज नहीं होती थी वहां पे, यही गांव के लोग होते थे जिनको बुलाया, सब वहां पे आगे खड़े होते थे वहां पे अगेंस्ट एनिमीज। तो ये सिस्टम था कि उनको भी वो ट्रस्ट मेंटेन रखना था वहां पे, और वो इमेज क्रिएट करने की जस्टिस वाली, कि आई एम द पर्सन हु डू व्हाट, जस्टिस। तो ये पूरा एक ऐसा बना ही हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर किसने ब्रेक किया, ब्रिटिशर्स ने। हालांकि स्टार्ट भी किया था, रिमेंबर इंडिया में लोकल गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश टाइम, बट इट वाज नॉट एट विलेज लेवल, इट वाज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ब्रिटिश आने के पहले एक कास्ट में अभी जैसा होता चल रहा है, वैसे कि ब्रिटिश आने के पहले होता था बहुत कम, ठीक है। क्यों पता है, बिकॉज सी पहले लोगों का माइंडसेट क्या था, जो ना कास्ट सिस्टम में बिलीव था, चाहे लोअर कास्ट अपर कास्ट, नॉट लोअर कास्ट भी चीजों को सह के लेते थे। क्यों, बिकॉज दिमाग में क्या भरा हुआ था कि जो आपके लोअर कास्ट मिला है ना आपको, इट इज बिकॉज ऑफ योर डीड्स इन अ प्रीवियस बर्थ। तो लोग उसको एक्सेप्ट करके लेते थे कि मेरी नियति में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होना है, तो वो कास्ट के रूल्स को एक्सेप्ट भी करते थे। झगड़ा था बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि जस्टिफाइड था ना वो, जिसपे हो रहा है वो जस्टिफाइड है कि हाँ मैं लायक हूं इसके, ये जस्टिफाई किया था बोल के। बट भक्ति मूवमेंट जब आया तो उसने ट्राई किया रिफॉर्म करने का इन चीजों को, ठीक है। So like currently we have this local government and till the grassroots level we have that. So I really think the resources are really, the awareness spreading is going like each and every single. नो नॉट, यू कैन से कि ईच इन सिंगल, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के लेवल पे दे हैव शोन द रिजल्ट, म्युनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। यू कैन नॉट से कि हाँ सर 100% आया रिजल्ट, बट अगर ये नहीं होते तो हमारी हालत और बेकार होती है इंडिया की, ये बात भी है। Because like the women's issue and all of that, women are not even knowing about it. But still, It is only in Mumbai. If you go to villages, women are more aware politically than the girls and women of Mumbai. ये बात ध्यान रख लो। अगर हम गांव के लोग करते हैं ना अंडर एस्टिमेट, गांव के लोग एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स आर मच मोर अवेयर एंड मच मोर एक्टिव देन अस, ये बात है। लगता है हमें यहां से बैठे बैठे, कभी गांव में जाओ, जस्ट सी द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज, राइट। और इसीलिए जब हमारे यहाँ पे लागू हुआ ना ग्राम पंचायत, तो उसमें 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए, ठीक है। हाँ वहां प्रॉब्लम हुई डेफिनेटली किसकी, पति पंचायत की। जब कोई सीट रिजर्व होती थी ना, अगेन दैट वेब पंचायत वेब सीरीज, उसमें क्या था कि लेट्स से पर्सन, ठीक है, जो 10 साल से ग्राम सरपंच है यहाँ का, बट क्या हुआ 11th ईयर में वो सीट क्या हो गई रिजर्व, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी या फिर जो सिस्टर, उसको लड़ा दिया उस सीट से, वो सिर्फ पपेट रहेगी मेरी, पावर किसके हाथ में, आज भी मेरे हाथ में। वो एक प्रॉब्लम तो है, बट अगेन वही बात है, एक स्टेप तो लिया कम से कम लोगों ने, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है।
और बिहार में दिस रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इज 50%, 50% है। तो वो है, सी वी कैन नॉट से कि कंप्लीटली अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आया तो, और उसमें अब रिफॉर्म हो रहे हैं ग्रेजुअली, और जितने डिमांड्स आएंगी रिफॉर्म्स होंगे। और उससे वर्स्ट हालत तो हमारी है मुंबई, चुनाव नहीं हुए 3 साल से बीएमसी के, और मैंडेट क्या है पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, राइट। होता क्या है, लेट्स अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी अपना टेन्योर पूरा करने वाली 5 साल का, टेन्योर पूरा होने के 6 मंथ्स के पहले चुनाव हो जाने चाहिए, सो दैट पुरानी म्युनिसिपैलिटी जाए और नई म्युनिसिपैलिटी आ जाए। तो इस मामले में बेकार हमारा हाल है, जिन्हें बोलते हैं हम सो कॉल एजुकेटेड एंड मॉडर्न पीपल, ठीक है। और इसलिए हमारे यहाँ पे इवन वोटिंग टर्नआउट 49% है मुंबई का, हमारी इतनी बुरी हालत है। तो एटलीस्ट दे आर मच बेटर, the women's and the people those who are living in the rural area in terms of political awareness and political activism. मेरा एक जनरल डाउट था पूछते भाई। कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो स्टेट और एसटीज और एससीज के लिए